निखिल जी, थैंक यू फॉर कमिंग टू द स्टूडियो। नमस्कार। तो बेसिकली आई एम निखिल चंदवानी। मेरा काम है बस रेस्क्यू करना, जिसके लिए मैं किसी से पैसा लेता नहीं हूँ, पर्सनली करता हूँ। हम लीगली पाकिस्तानी हिंदू जो वहाँ पे सफ़र कर रहा है, जिनको वहाँ पे थ्रेट है किडनैपिंग का, मौत का, उसको हम लोग रेस्क्यू करके इंडिया लेके आते हैं। कितने लोगों को आपने अभी तक? हमारे फैमिली के अराउंड इंडिविजुअल से इनको हम लेके आए हैं। पाकिस्तान में पूरा का पूरा पॉपुलेशन हिंदुओं को हेट करता है। दिन की 3 से 5 हिंदू लड़कियां किडनैप होती है पाकिस्तान में। 12 साल की बच्ची किडनैप होगी, इसका फेक बर्थ सर्टिफिकेट बना के दिखाया जाता है कि 19 साल की है। इसके बाद 4 दिन तक इसका हलाला विच मीन्स रेप किया जाता है। और बच्ची को जब लेके जाते हैं, बच्ची चिल्लाएगी, रोएगी। इसको पहले ड्रग्स देते हैं, फिर नहलाया जाता है। नहलाने का कारण? कि- ओ माय गॉड, ये दिन दहाड़े या कैसे कैसे होता है ये? मैं बताता हूँ कैसे होता है। एक नूतन लाल करके प्रोफेसर थे, इनकी न्यूज़ यूएन तक पहुंची थी। इनके ऊपर फेक ब्लास्फेमी चार्जेस चले गए थे कि इसने इस्लाम के विपरीत कुछ बात की है। Okay. ये टीचर थे, एक स्टूडेंट ने ये केस किया था, इसको जेल हुई। सेकेंड स्टूडेंट बोलता है कि मेरे को सर ने डांटा था, इसलिए मैंने झूठ बोला। 4 साल तक उसको जेल में रखा। अभी देख नहीं सकता है नूतन लाल, आंखें नहीं है उसकी, कहाँ गई पता नहीं। आंखें नहीं है उसको? निकाल दिया आंखें उसकी। तो 20 लाख जो है डॉक्यूमेंटेड मर्डर्स हुए हैं बांग्लादेशी मुसलमानों के, पाकिस्तानी मुसलमानों के हाथों में। तो वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा जो मुसलमानों को मारा है जिसने, वो पाकिस्तान है, इंडिया नहीं है। पाकिस्तान के काफ़ी सारे हिंदू लोग हैं जो मेरे साथ टच में हैं। तो इन लोगों से मेरी बात हो रही थी वॉर के टाइम पे, एंड मैं उनसे पूछ रहा था कि अपडेट्स क्या चल रहा है तुम्हारे इधर। वो बोल रहे कि सब लोग चिल है, मुसलमान ही वहाँ के चिल है, डर नहीं रहे। मैं बोला भाई डर क्यों नहीं रहे हो, इंडिया अटैक करे तुम्हारी तो बैंड बजा देगी, दंगा कर देगी। उन्होंने बोला हम जानते हैं कि भारत सिविलियंस पे कभी अटैक नहीं करेगा। वो भी कॉन्फिडेंस है। वो कॉन्फिडेंस, दैट्स द ब्यूटी ऑफ आवर कंट्री। तो निखिल जी, थैंक यू फॉर कमिंग टू द स्टूडियो। नमस्कार। पहले तो मैं चाहता हूँ कि लॉट ऑफ पीपल नो यू, बट बहुत लोग नहीं भी जानते। तो एक आप अपने बारे में थोड़ा सा एक व्यूअर्स को इंट्रोडक्शन दीजिए अपने काम का और अपने पास्ट एक्टिविटीज के बारे में। So basically I'm निखिल चंदवानी जी। एंड आई रन अ बायोमास पैलेट फैक्ट्री। हम लोग नागपुर में बायोमास पैलेट की एक फैक्ट्री चलाते हैं। और जो भी एग्रो वेस्ट होता है, जैसे धान हो गया, भूसा हो गया, सोयाबीन का वेस्ट हो गया, राइट। इसको हम कन्वर्ट करते हैं बायो कोल में। ओके। 3500 से 4000 कैलोरीफिक वैल्यू का। और ये हम एनटीपीसी को सप्लाई कर रहे हैं, दिन का 50 से 100 टन हमारा जाता है वहाँ पे। तो ये मेरा मेन प्रोफेशन है। इसके साथ साथ जब मुझे फ्री टाइम मिलता है मैं लिखता हूँ। आई हैव अ कॉलम विद टाइम्स ऑफ इंडिया, टाइम्स ऑफ इजराइल, एंटरप्रेन्योर मैगजीन, काफ़ी सारे ऐसे प्लेटफॉर्म्स में अलग अलग टॉपिक्स पे मैंने आर्टिकल्स लिखे हैं जी। इन द पास्ट। अभी भी ट्राई करता हूँ कि जब टाइम मिल जाए मैं लिखते रहूँ। साथ साथ हम लोग 2017 से जब मैं राइटिंग के एक ऐसे पीक में पहुंच गया था कि मुझे काफ़ी सारे रीडर्स मिल रहे थे, ओके। तब एक पाकिस्तान से हिंदू ने अप्रोच करके ये बोला था कि यार आप लिख के कुछ नहीं उखाड़ पाओगे। अच्छा, एक हिंदू ने वहाँ के? एक हिंदू ने। मैं लड़ लिया उससे कि तुम यार बेइज्जती कर रहे हो एक राइटर की। मतलब हज़ारों सालों से लोग लिखते हुए हिस्ट्री को कैप्चर करते आ रहे हैं। देन ही टोल्ड मी कि यार जो सिंध है, जहाँ से मेरे एंसेस्टर्स बिलोंग करते हैं, वो तो अभी भी रह रहा है, जो पाकिस्तानी हिंदू था जिसने मुझे अप्रोच किया था, उसने मुझे बताया कि सिंध में काफ़ी सारे ऐसे हिंदू परिवार हैं जो आज भी वहाँ फंसे हुए हैं, एंड वो इंडिया आना चाहते, आ नहीं पा रहे। और दिन की 3 से 5 लड़कियाँ इनकी किडनैप हो रही है और कन्वर्ट हो रही है। तो मैंने उन्हें पूछा कि यार पासपोर्ट डालो, वीज़ा अप्लाई करो, इंडिया आ जाओ। उन्होंने बोला इट्स नॉट दैट ईजी, नहीं कर पा रहे हैं। देन उससे मैंने वापस क्वेश्चन किया कि तुम 1947 में क्यों नहीं आए। 1947 में जब पार्टीशन हुआ था, राइट राइट। तो मेरे तो ग्रैंडफादर आ गए थे, तो इसके क्यों नहीं आए। आई आस्क्ड हिम पाकिस्तानी प्रेमी हो क्या। ही टोल्ड मी कि हमें पता ही नहीं था पार्टीशन हुआ है। हम इंटीरियर सिंध में रहते थे, इंटीरियर सिंध से कराची हम पहुंच ही नहीं पाए और बॉर्डर्स क्लोज हो गए। ओके, सो पार्टीशन की न्यूज़ उन तक पहुंची ही नहीं थी? 1971 तक नहीं पहुंची थी। ओ माय गॉड। हाँ, क्योंकि मीडिया था ही नहीं। और ये बिल्कुल एग्रो बेस्ड इकोनॉमी थी इनकी, जंगलों के अंदर में। राइट। सो इनको पता ही नहीं था। तो 1947 से आज तक दिन की 3 से 5 ये हिंदू लड़कियां इनकी किडनैप हो रही है, इनकी बच्चियां किडनैप हो रही है। अब जब इसने ये बताया, आई आस्क्ड हिम कि मैं क्या कर सकता हूँ इसमें। सो उसने मुझे बताया कि क्या क्या किया जा सकता है। मैंने उसका मैसेज इग्नोर कर दिया। 5 दिन बाद उसकी खुद की सगी बहन किडनैप हो गई। उसका न्यूज़ सारे न्यूज़ प्लेटफॉर्म्स ने कवर किया। बहुत गिल्ट हुआ, बहुत बुरा लगा। बुरा लगने के बाद फिर हमने एक प्लान बनाया कि कैसे इन लोगों को हम लीगली इंडिया ला सकते हैं। सो दिस इज़ ऑल्सो वन ऑफ द थिंग दैट वी डू। हम लीगली पाकिस्तानी हिंदू जो वहाँ पे सफ़र कर रहा है, जिनको वहाँ पे थ्रेट है किडनैपिंग का, मौत का,
उसको हम लोग रेस्क्यू करके इंडिया लेके आते हैं, दिल्ली, जैसलमेर एंड जोधपुर, यहाँ पे कितने रेफ्यूजी कैंप है। सॉरी कितने लोगों को आपने अभी तक? हमारे 2000 फैमिलीज, 8000 के अराउंड इंडिविजुअल्स है, इनको हम लेके आए हैं। 2000 फैमिलीज 2000 फैमिली सिंस कौन से साल से? 2017, वाह। बीच में कोविड का 1.5 साल बंद था। सो बेसिकली 5 से 6 साल का अगर अपन हाँ। वर्किंग टाइम देखा जाए तो वाओ दैट हाँ। इज फिनोमिनल। 5 से 6 साल में 2000 फैमिलीज को वहां से। और इसमें हमारा कोई एनजीओ नहीं है, ये आपने जो इनिशिएशन भी आपका सेल्फ लेवल पे ही सेल्फ हुआ लेवल था। पे ही है। तो फिर हाउ डिड इट आपने मटेरियलाइज कैसे किया अपने विजन को, कैसे? तो विजन को मटेरियलाइज करने के लिए फर्स्ट थिंग होता था कि भील, मेघवार, कोली, ये कम्युनिटी के जो हिंदू पाकिस्तान में रहते हैं, वहाँ के वो ट्राइबल हिंदूज हैं। ट्राइबल हिंदूज के पास परमानेंट एड्रेस नहीं है। विदाउट अ परमानेंट एड्रेस आप वर्ल्ड में कहीं पे भी पासपोर्ट के लिए अप्लाई नहीं कर सकते। राइट। पासपोर्ट के लिए आपको परमानेंट एड्रेस चाहिए। तो हमने सबसे पहले टेम्पल से, जो सिंध में, उसका एक मैप बनाया। टेम्पल जो चला रहे हैं वहाँ के लोकल लोग, उनको अप्रोच किया। टेम्पल लैंड के आसपास की जो लैंड है वो भी टेम्पल की होती है। राइट। सो वहाँ पे हमने इन लोगों का पासपोर्ट बनाने के लिए इन्हें बोला कि देयर परमानेंट एड्रेस शुड बी दैट टेम्पल लैंड। इन्होंने फिर पासपोर्ट बनाया, उसका हमने पैसा दिया। वीज़ा एप्लीकेशन जो होता था, इनको कुछ नहीं समझ में आता था। पाकिस्तान के एजेंट जो रहते थे वीज़ा एप्लीकेशन के लिए, ये पुलिस को बता देते थे कि ये हिंदू जाना चाह रहे हैं इंडिया। ओके। तो वो हिंदू को गलत केसेस में फंसा के जेल डाल देता था ओके। पाकिस्तानी पुलिस। तो वीज़ा एप्लीकेशन के लिए वहाँ पे हमने लोगों को ट्रेन किया, हिंदुओं को, कि ऐसे ऐसे करके आप अप्लाई कर सकते हो, और एप्लीकेशन का पैसा हमने देना चालू किया। वीज़ा अप्रूवल जो है वो हमारी इंडियन एम्बेसी देखती है इस्लामाबाद में। ओके। उसमें हमने कोई भी ना कॉन्टैक्ट किया ना कुछ किया। गवर्नमेंट शुड डू दैट बैकग्राउंड चेक। उनको बैकग्राउंड चेक करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कोई अगर मुसलमान हिंदू बन के यहाँ पे आके कुछ कर जाए तो। राइट। उसी कारण हम लोग वहाँ पे कभी इंटरैक्ट नहीं किया, ना इन्वॉल्व हुए। एक बार वीज़ा अप्रूव हो जाता है, इनका ट्रैवल का पैसा भी हम लोग ही देते हैं। और यहाँ पे आ जाए तो फिर दिल्ली में रेफ्यूजी कैंप्स है, जैसलमेर में है एंड जोधपुर में है। भील कम्युनिटी के लोग हैं, जैसलमेर जाते हैं और जोधपुर जाते हैं। बाकी आपके मेघवार्स हैं, वो भी जोधपुर में रहते हैं। और इनके अलावा जो लोग हैं वो दिल्ली आते हैं। तो ये जो आपने रेफ्यूजी कैंप्स बनाए हैं, हाँ। ये खुद सेल्फ मेड कैंप्स है कि नहीं, ये इसमें हाउ पहले डिड से इट वर्क? ये पहले से कैंप्स थे। हम लोग हिंदुओं को बता रहे थे आप यहाँ जा सकते हो, ओके। और इनिशियल हम हेल्प कर देते, राशन दे देंगे, राइट। जॉब के लिए हेल्प कर देंगे। बाकी ये लोग के भिखारी नहीं है। अब एक कैंप, अपॉर्चुनिटी चाहिए बस। इनको फ्रीडम चाहिए। Right. इनको ये नहीं चाहिए कि दिन भर ये डर में रहे कि इनकी बच्ची किडनैप हो जाएगी। डेफिनेटली। अब ये आना क्यों चाहते हैं यहाँ पे? दैट इज़ एन इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। दिन की 3 से 5 हिंदू लड़कियाँ किडनैप होती है पाकिस्तान में। 12 साल की बच्ची किडनैप होगी, इसका फेक बर्थ सर्टिफिकेट बना के दिखाया जाता है कि ये 19 साल की है। इसके बाद 4 दिन तक इसका हलाला, विच मीन्स रेप, किया जाता है। जो मौलाना जो किडनैप करता है वो मदरसा में इसका रेप करता है। 5वें दिन इसको इलेक्ट्रिक शॉक्स दिए जाते हैं, फिर कैमरा के सामने लाया जाता है। कैमरा के सामने लाने के बाद उसे बुलवाया जाता है स्ट्रेट फेस लेके कि मैं इस्लाम कबूल कर रही हूँ, मैं 19 साल की हूँ, और मैं फलाना ढिमकाना से शादी कर रही हूँ। जो लड़का ये ले आते हैं शादी के लिए, वो ऑक्शन में मिलता है। कि लड़की का ऑक्शन होता है, जो लड़के ने सबसे ज़्यादा पैसा दिया उसके इसकी शादी करा देते हैं। वैसे एक ट्रेड हो रहा है वहाँ, खरीदा जाए। ये खरीदा जा रहा है। और काफ़ी लोग बोलते हैं कि ये बस सिंधी लड़कियों के साथ हो रहा होगा, सिंधी हिंदू वहाँ रहते हैं। मैं आपको एक चीज़ बता दूँ, पाकिस्तान में मराठी हिंदू भी रहते हैं। आप गूगल कर लीजिए, कराची के अंदर देयर इज़ अ ह्यूज मराठी कम्युनिटी हिंदुओं की, जो यहाँ पे नहीं आ पाए पार्टीशन के समय। उनके साथ भी ये हो रहा है। पाकिस्तान में देयर इज़ अ मारवाड़ी कम्युनिटी, पंजाबी कम्युनिटी, गुजराती कम्युनिटी, तमिल कम्युनिटी, बेसिकली पूरा कल्चर वहाँ पे भी बस गया था, टोटल इंडियन कल्चर। और वो नहीं आ पा रहे थे। हिंदू कल्चर, राइट। ये हिंदू लोग हैं जिनके साथ ये हो रहा है, और ये हर कम्युनिटी के थे। हाँ बिल्कुल। और धीरे धीरे डिमिनिश होते जा रहे हैं, मरे जा रहे हैं, कटे जा रहे हैं। माँ बाप जब केस करने जाता है, बच्ची किडनैप होती है, कैमरा के सामने आके माँ बाप के ऊपर उल्टा केस कर देते हैं कि आप बच्ची जो है इस्लाम कबूल कर चुकी है, उसका वापस लाने की कोशिश कर रहे हो। Right. ब्लास्फेमी लॉज होते हैं। बिल्कुल। ब्लास्फेमी लॉज का मतलब ये होता है कि आपने धर्म के विपरीत बात की, आपको फांसी लगा दो। वो माँ बाप गायब हो जाते हैं। ऐसा भी होता है वहाँ पे मतलब फांसी की सजा पाकिस्तान में फांसी अब- बहुत इजी मौत है। पाकिस्तान में हिंदुओं को धीरे धीरे मारा जाता है। जेल के अंदर आप लाइट देख नहीं पाओगे, 24 घंटे आप डब्बे के अंदर हो, भूखे पड़ा रखे हो, बिकॉज वो हिंदू है। बिकॉज वो हिंदू है। बिकॉज उनकी बच्ची किडनैप हो गई और वो चाह रहे हैं कि मीडिया में जाने की कोशिश कर रहे हैं, या पुलिस स्टेशन में कंप्लेन करने की कोशिश कर रहे तो हैं। उसको जेल में डाल दिए। उसको जेल में डाल दिया, मारना चालू किया उनको, धीरे धीरे करके मारा। फिर एक मनोबल तोड़ने के लिए। एक नूतन लाल करके प्रोफेसर थे, इनकी न्यूज़ यूएन तक पहुंची थी। इनके ऊपर फेक ब्लास्फेमी चार्जेस चले गए थे कि इसने इस्लाम के विपरीत कुछ बात की है। ओके। ये टीचर थे, एक स्टूडेंट ने किया था, ये केस किया था, इसको जेल हुई। सेकेंड स्टूडेंट बोलता है कि मेरे को सर ने डांटा था
इसलिए मैंने झूठ बोला। 4 साल तक उसको जेल में रखा, अभी देख नहीं सकता है नौतन लाल। आँखें नहीं है उसकी, कहाँ गई पता नहीं। आंखें नहीं है उसको? निकाल दी आँखें उसकी, आँखें निकाल दी। नौतन लाल यूएन में केस है, आप गूगल करोगे आपको सब मिल जाएगा। वो अंधा हो गया है, 4 साल जेल में रहा है, एक फेक ब्लास्फेमी चार्जेस में। जो जिसने केस किया है वो खुद कैमरा के सामने आके बोल रहा है कि मैंने झूठा केस किया था, बच्चा। उसके बाद भी 4 साल तक जेल में रखा था उसे। इसके कारण ये सारे हिंदू यहाँ पे आना चाहते हैं। 2014 तक तो आ ही नहीं पा रहे थे, जब कांग्रेस की गवर्नमेंट थी। बीजेपी आई, बीजेपी आने के बाद बीजेपी ने काफ़ी रिलैक्स लॉज रखे हिंदुओं के लिए। बैकग्राउंड चेक पूरा होता था, 5-5 महीना लगता है वीज़ा अप्रूवल में, एंड वी आर ओके विद इट, क्योंकि बैकग्राउंड चेक होना चाहिए। पर बीजेपी ने वीज़ा देना चालू किया। तो मोदी जी को लोग जब क्वेश्चन करते हैं कि मोदी जी हिंदुत्व से दूर हो रहे हैं, अब ये वाला पक्ष देखिए मोदी जी का, कि साइलेंटली उनके कारण लाखों हिंदू बचे हैं, आज जिंदा है। लाखों हिंदू बच्चियों का आज रेप नहीं हो रहा है। डेफिनेटली। तो मोदी जी और अमित शाह जी की ये पार्टनरशिप जो है यार इधर बहुत बहुत ज़्यादा यूजफुल रही है हिंदुओं के लिए। तो ये जो इनिशिएशन आपने चलाया है, हाँ हाँ। तो ये आज भी इन प्रोसेस है? आज भी क्या आप लोग एक्टिवली वहाँ पे कांटेक्ट में हैं और ट्राइंग टू हेल्प पीपल जब जिनको से वॉर चालू हुआ है तब से बॉर्डर बंद है। तो काफ़ी सैडली क्या हुआ था कि वॉर में नुकसान हुआ 90 हिंदू फैमिलीज़ का, जो बॉर्डर के पार इनका वीज़ा लग गया था। वीज़ा लगने के बाद ये आना चाह रहे थे, बॉर्डर बंद हो गया। ओके। बट हम लोग तो इंडिया के साथ ही खड़े हैं कि जो भी इंडियन गवर्नमेंट डिसाइड करेगी वील फॉलो इट। यस। इंडियन गवर्नमेंट ने बोला कि जल्दी ही खोल देंगे बॉर्डर, हिंदुओं के लिए और सिख के लिए और क्रिश्चियंस के लिए। बस पेशेंस रखो। हाँ, पेशेंस रखो। सो दे ऑल आर पेशेंट अबाउट इट। 2 बच्चियाँ उसमें से गायब हो गई, पर तो वहाँ से वहाँ से 2 बच्चियाँ गायब हो गई जिनका वीज़ा लग गया था। इतना क्लोज थे वो बचने में, 2 बच्चियाँ गायब हो गई। ऐसे न्यूज़ आया है, पाकिस्तान के न्यूज़ प्लेटफॉर्म्स ने कवर किया है इसको। ठीक है। तो आप जैसा बता रहे हैं, ये तो बहुत, ये तो इट्स लाइक अ हंटिंग स्कीम लगता है ये। मतलब 2 गायब हो गए, यानी मतलब अब देखो। वो तो फैमिली के साथ होंगे अपने। हाँ, तो मतलब ये कोई दिन मैं बताता दहाड़े हूँ कैसे। कैसे होता है ये? मैं बताता हूँ कैसे होता है। एक टेंट में फैमिली रह रही है। बिल्कुल। एक बुजुर्ग से पिताजी है, माताजी है, बड़ा बच्चा है, छोटी बच्ची है। 4 लोगों की ऐसी फैमिली होगी। 50-60 लोग आएंगे बंदूकें लेके, ओके। फोर्स के चेन साथ। लेके। ओके, समझ गया। पिताजी को बांध देंगे, माताजी का रेप करेंगे, बड़े बच्चे का मर्डर कर देंगे, छोटी बच्ची लेके जाएंगे। ये मॉडस ऑपरेंडी इनका चला है। और बच्ची को जब लेके जाते हैं, बच्ची चिल्लाएगी, रोएगी। इसको पहले ड्रग्स देते हैं, फिर उसे नंगा करके नहलाया जाता है। ये जितनी चीज़ें बता रहा हूँ, सारी वीडियोज़ है, मैं आपको भेज दूँगा। नहलाने का कारण? हुँ? क्योंकि हिंदू है। हलाला के पहले नहलाना पड़ेगा। पाक किया जाएगा। हलाला के पहले नहलाना पड़ेगा। वो चीज़ रहता है इनका। और ये चीज़ हुए आ रही है 1947 से। यूएन ने काफ़ी बार वेबसाइट्स में डाला है, अपने न्यूज़ प्लेटफॉर्म्स ने कवर किया है, बट ऑन ग्राउंड कोई नहीं आता है हेल्प करने। एंड 2017 से 2020 तक मैंने इस काम को सोशल मीडिया में नहीं डाला कभी। हम प्राइवेटली करते थे। हमें डॉक्टर्स की ज़रूरत थी। जो बच्चियां इंडिया आ रही है उनको यूटीआई होके रखा है, उनको काफ़ी सारी सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेज होके रखी है, क्योंकि इनका मल्टीपल लोगों ने रेप किया है। अगर मैं तब के टाइम पे डॉक्टर को व्हाट्सएप करता था नंबर निकाल के, डॉक्टर कोई रिप्लाई नहीं करता था। सोशल मीडिया में मेरे फॉलोअर्स थे, वहाँ डालना चालू किया, अभी 1000 डॉक्टर की टीम बन गई हमारी। ऑल डॉक्टर्स आर वर्किंग फ्री ऑफ कॉस्ट। ओनली बिकॉज ऑफ दिस रीज़न मैं सोशल मीडिया में ये डालता हूँ। ये तो मुझे डालने का कोई मतलब नहीं है। पहले मुझे अच्छे ब्रांड कोलैबोरेशंस आते थे, और अभी वो कोलैबोरेशंस आना बंद हो गए, बिकॉज ये पॉलिटिकली मोटिवेटेड, इनके हिसाब से रिलीजियसली एंड पॉलिटिकली मोटिवेटेड काम हमारा चलता है ऑनलाइन। आई कांट सी पॉलिटिकल एजेंडा, तो इसमें मुझे कहीं नहीं दिख रहा। कहीं नहीं है, जीरो है पॉलिटिकल एजेंडा। काफ़ी लोग एक्यूज़ करते हैं कि आप हिंदू ला रहे हो, हिंदुओं का पॉपुलेशन बढ़ाने के लिए। 8,000 लोग आए हैं बस 7 साल में। इतने तो एक शहर में एक दिन में बच्चे पैदा हो जाते हैं। डेफिनेटली। और 8,000 लोग सारे पीरियड है। ऐसा भी नहीं है कि कोई रिचर है, अमीर अच्छा खासा हिंदू को मैं लेके आया हूँ। ये लोग ऐसे, इनके बच्चे पैदा करने की क्षमता नहीं है, मर चुके हैं, अंदर से कट चुके हैं। वहाँ की जो बच्चियाँ हैं, जो रेफ्यूजी कैंप, अगर आप जब भी दिल्ली आते हैं या कोई भी आप मुझे देख रहा है, सिग्नेचर ब्रिज है वजीराबाद में, उसके नीचे एक पाकिस्तानी हिंदू रेफ्यूजी कैंप है। वहाँ अगर आप जाते हैं, बच्ची आपके परछाई से डरती है। लड़कों के पीछे पीछे होती जाती है बच्चियाँ। इसमें क्या पॉलिटिकल मोटिवेशन है किसका? वो डरती है। उनको सालों साल लग जाते हैं बस वो दिमाग से हटाने में कि उनको शौक दिया गया था, उनका रेप हुआ था। रेप एक छोटी चीज़ नहीं है। रेप एक बस मीडिया हेडलाइन नहीं है। डेफिनेटली। तो इनकी और हर जगह इनसिक्योरिटी, एवरीवेयर। नए कंट्री में आ गए, फिर से शुरुआत कर रहे हैं, और पैसा नहीं है। आज के टाइम पे देश की सबसे बड़ी बीमारी पॉवर्टी है। राइट। सो वो तो उनको झेलना पड़ रहा है। सो भीख तो नहीं मांग रहे वो,
गवर्नमेंट की एक भी स्कीम उनको कवर करती नहीं है, ना उन्होंने कभी मांगा। कोई योजना, आरोग्य योजना, ये योजना, फलाना योजना, कोई इनको कवर करती नहीं है। कोई प्रेग्नेंट होता है, पैसा दे के प्राइवेट हॉस्पिटल में डिलीवरी लेनी पड़ती है। गवर्नमेंट हॉस्पिटल में पाकिस्तानी हिंदुओं को विदाउट आधार कार्ड एडमिशन भी नहीं है। तो हम लोग तो कोई गवर्नमेंट की स्कीम, ये जितने हैं हिंदू रेफ्यूजी, ये तो गवर्नमेंट की स्कीम भी नहीं ले रहे कोई। ये तो यहाँ पे अपनी बस जान बचा के यहाँ पे ज़िंदगी गुजारना चाह रहे हैं कि इनकी बच्चियों का रेप ना हो और इनका गले ना कटे। डेफिनेटली। जब आपने ये कैंपेन बोलते हैं इसको अगर चालू किया, जब आपको ये रियलाइज हुआ कि मुझे कुछ खुद करना पड़ेगा, तो डिड यू गेट हेल्प फ्रॉम एनी इन्फ्लुएंशियल पॉलिटिशियन या कुछ ऐसे कुछ अच्छे लोग आपके लाइफ में आए जिन्होंने आपको, जो आप याद आते हो कि हाँ इनका होना मेरे लिए बहुत ज़रूरी था जो एक समय पे ऑनेस्टली मैं बोलूँ तो अभी कर रहे हैं काफ़ी लोग हेल्प। अब हाँ, अच्छे से कर रहे हैं हेल्प एंड सेल्फलेसली कर रहे हैं। ऐसा कोई मतलब ही होके नहीं कर रहा है। और बैक इन द डे ऐसा था कि अब हमारे लिए ये कैंपेन नहीं था, ऑन ग्राउंड हमको इनको बचाना है, राइट? वो था बस। और वीज़ा के लिए तो हम फिर भी किसी को पुश कर ही नहीं रहे। आप अपने टाइम के हिसाब से कंफर्म करो वीज़ा, हम तो बस पैसे पहुंचा रहे हैं। सो वहाँ से हमने स्टार्ट किया था। स्टार्टिंग में तो इतनी हेल्प नहीं थी। 2020 के बाद से जब सोशल मीडिया में डालना चालू किया है, काफ़ी सारे लोग आए हेल्प करने। Right. पॉलिटिशियंस भी, काफ़ी सारे पॉलिटिशियंस आए हेल्प करने के लिए। बीजेपी के भी पॉलिटिशियंस थे, इंडिपेंडेंट पॉलिटिशियंस भी काफ़ी सारे थे। Right. उनकी काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिली। एंड देयर आर पॉलिटिशियंस जो हमारे रेफ्यूजी से मिलने भी गए पर्सनली। एक काफ़ी दमदार नेता है उत्तर प्रदेश के, एमएलए हैं, राजा भैया नाम के। हाँ हाँ बिल्कुल। हाँ, राजा भैया नाम के हैं। एंड इनके बारे में लोगों ने काफ़ी कुछ मीडिया में पढ़ा है, गलत और सलत ये सारी चीज़ें। और मेरे लिए वो हीरो है। वो हमारे हिंदू रेफ्यूजीज से मिलने आए जोधपुर में। मिलने के बाद उन्होंने लाखों रुपए उनको डोनेट किया डायरेक्टली। किसी का पंचर का दुकान, किसी का कुछ और, राइट। सबका बिजनेस लग गया। उनके बच्चे के एडुकेशन में उन्होंने हेल्प की। साइलेंटली वो चीज़ करके चले गए, कहीं कैमरा नहीं आया। इन्होंने बोला मुझे फ़ोटो नहीं चाहिए, वीडियो नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए। मेरे लिए हीरो है वो। डेफिनेटली। हाँ, वैसे ही काफ़ी सारे लोग थे जिन्होंने बोला कि हमारा नाम भी मत लीजिए पर हम हेल्प कर देंगे। सो उन्होंने आके हेल्प किया। मेरा काम है बस रेस्क्यू करना, जिसके लिए मैं किसी से पैसा लेता नहीं हूँ, पर्सनली करता हूँ। जब रिहैबिलिटेशन का टाइम आता है, जब इन लोगों को बसाने का टाइम आता है, उसमें काफ़ी सारे लोग हेल्प करते हैं। देयर आर एनजीओज़ हू आर हेल्पिंग। मैं उनसे डायरेक्टली कनेक्ट कर देता हूँ फिर ये फैमिलीज़ को कि आप इनसे हेल्प ले लीजिए। वो डायरेक्टली हेल्प ले लेते हैं। आपके एक्सपीरियंस में, मतलब अगर हम हिंदू फैमिलीज की बात करते हैं, हम्म। तो क्या हमारे गवर्नमेंट को क्या पहले कभी अपील्स नहीं आई है पाकिस्तान हिंदुओं से कि हमें? काफ़ी आई है बट इंडिया में ऐसा था ना कि अब आपको रिसेंटली न्यूज़ बताते हैं। एक पाकिस्तानी मुस्लिम लड़की को लिवर ट्रांसप्लांट कराना था। इंडियन गवर्नमेंट ने उनको वीज़ा दिया 1 दिन के अंदर। चेन्नई में फ्री में इलाज हुआ, उसका लिवर ट्रांसप्लांट हुआ और वो वापस गई। फ्री में क्यों? मीडिया में थोड़ा अच्छा लगता है ना कि हमने एक पाकिस्तानी का ट्रीटमेंट फ्री में किया विश्व है। गुरु, थैंक यू। विश्व गुरु है हम लोग। वो पाकिस्तान जाके बोली मैं बहुत दुखी हूँ कि मैंने काफिर का एक लिवर लगाया है। आप न्यूज़ पढ़ लो, ये गो ऑन गूगल, रीड दिस न्यूज़, आपको मिल जाएगा। पाकिस्तान के न्यूज़ प्लेटफॉर्म्स में वो बच्ची लड़की इंटरव्यू दे रही है कि मैंने काफिर का लिवर लगाया है, मैं बहुत दुखी हूँ। कहीं आपको ऐसा नहीं लगता है कि जिस तरह हम हिंदू लड़कियों की बात कर रहे हैं, अगर उस लड़की में रियलिटी का ग्रैटिट्यूड या ग्रेटफुलनेस होगा भी कि बहुत अच्छा हो, जैसे आप बोल रहे हैं कि वहाँ पे बोला जाता है, नरेट करा किया जाता है कि ये बोलो, कहीं आपको लगता है कि उस लड़की के साथ भी जबरदस्ती क्या गलत? पाकिस्तानी मुस्लिम लड़की के साथ नहीं, उनके साथ कुछ नहीं होता गलत। वो नहीं, मुस्लिम गलत लड़की ऐसे है। मीडिया में क्या बोलना है, उसको सुपरवाइज किया उसके हो? दिमाग में वही है ना उनका। देखो पाकिस्तान 1947 में बना क्यों था? पाकिस्तान एक ऐसी अकेली कंट्री है विश्व की जो बंच ऑफ लोग थे, मतलब सारे ही जो मुसलमान थे, ये हिंदुओं को हेट करते थे। इसलिए इन्होंने बोला कि हमको हिंदुओं के साथ नहीं रहना, हमको अलग कंट्री दो। वो पूरी कंट्री बनी है हिंदू हेट्रेड के कारण। और उनके एडुकेशन है वही सिखाया गया 4 जनरेशन 3 जनरेशन से। हम जब जैसे बोलते हैं कि मोहम्मद अली जिन्ना वो खुद गुजराती थे, कन्वर्टेड मुसलमान थे। अब हम यहाँ पे बात करते हैं कि रिलीजन के बेस पे कंट्री का पार्टीशन हुआ, वो भी सक्सेस नहीं हुआ। तो आई थिंक कहीं ना कहीं उसका अनसक्सेसफुल होने का रीजन मुझे ये लगता है कि रिलीजन बेस्ड पार्टीशन से ज्यादा इट वाज मोर लाइक अ पावर ग्रैब कि भैया मैं, मेरा ये जगह है, तुम्हारा ये जगह। क्योंकि हमारे जिन्ना साहब भी टक्कर ही थे एक टाइम पे, गुजराती फैमिली से ही थे। यस। तो अगर हम ये बोले कि बहुत इस्लामी थॉट वाले, क्योंकि जिन्ना जी भी दारू पीते थे, एवरीबॉडी नोस, पोर्क भी खाते थे, वो भी मालूम है। उनके इस्लाम से मुस्लिम सेक्ट के लोग भी उन्हें मतलब हेट करते थे इस चीज़ों के लिए। बट जिन्ना जी को पाकिस्तान मिला, तो कहीं ना कहीं
हमारा जो पार्टीशन का भी पॉलिटिक्स है, ये भी बहुत ट्रांसपेरेंट नहीं दिखता है मुझे कि ये रिलीजन के बेस पे हुआ है कि ये जमीन, जैसे दो भाई में जमीन का बंटवारा होता है कि तू ये रख ले मैं ये रख लेता हूँ, क्योंकि अगर रिलीजन के बेस पे हुआ है तो वो भी सक्सेस नहीं हुआ। वायलेंस तो अलग बात है। अब आपने जो कहानी सुनाई कि सिंध में ऐसे लोग हैं जिन्हें तो पता भी नहीं चला कि पार्टीशन, तो मतलब ये पार्टीशन देखा जाए तो हर लेवल पे फेल ही हुआ एक तरीके से। मतलब एक ही इसका पर्पस था कि रिलीजन वाइज कंट्री का डिवीजन हो, वो भी नहीं हो पाया। देखो, पार्टीशन एज अ स्टोरी आपको एनसीईआरटी कभी नहीं सिखाएगा, जो डेफिनेटली। हमारी किताबें हमको कभी नहीं सिखाएगी। मोहम्मद अली जिन्ना को पता था कि मुसलमान हिंदुओं को हेट करते हैं, तो वो चाह रहा था कि मुसलमानों के साथ मिलकर मैं एक अलग कंट्री बनाऊं। वो कंट्री इसलिए बनाना चाह रहा था ताकि वो राज कर सके, पावर ग्रैबिंग के लिए, जैसे आपने कहा, सही कहा। बट मेन पॉइंट ये रहा कि वो पार्टीशन के कारण मिलियंस ऑफ हिंदूज कटे, मरे, जले। मिलियंस ऑफ सिख्स भी, जो आज खालिस्तान खालिस्तान कर रहे हैं सरदार, कनाडा के, इंडिया की बात नहीं कर रहा हूँ, कनाडा के, उनको मैं एक ही चीज़ कहना चाहता हूँ कि मुसलमान आपका सबसे बड़ा दुश्मन है। आपको काटा है, जलाया है। गुरुओं के साथ भी सबसे ज़्यादा दुश्मनी मुसलमानों ने ही की है। हिंदू तो हमेशा सरदार के साथ खड़ा रहा है। तो आप खालिस्तान दिमाग से छोड़ो और आप ये सोचो कि पाकिस्तान के साथ बदला कैसे लेना है। एंड दैट इज़ समथिंग मैं खालिस्तानियों को कहना चाहता हूँ। बट आप अगर पार्टीशन की बात करते हैं, नेहरू को पार चाहिए था, जिन्ना को पार चाहिए था। मुसलमान हिंदुओं को काट रहे थे, मार रहे थे। महात्मा गांधी हिंदुओं को बोल रहा था कि आप झेलते रहो, आप अटैक मत करो मुसलमानों पे। हमने मार खाया, हम कटे, हम जले। हम नहीं कटे, हम ही जले। और वहाँ पे उनको एक देश मिल गया। वो देश मिलने के बाद आज काफ़ी लोग कहते हैं कि सारे मुसलमान, इंडिया को हेट करना चाहिए सारे मुसलमानों ने, क्योंकि इंडिया जो एक हिंदू कंट्री है। बट 1947 के बाद क्या हुआ वो लोगों को नहीं पता। 1947 के बाद जब पाकिस्तान बन जाता है, वहाँ के मुसलमानों ने बालूची मुसलमानों को मारना चालू किया। ओके। दिन के 10 से 15 हज़ार बालूची मुसलमानों को काटना चालू किया। हजारों में। हज़ारों में, तब के टाइम के जब पॉपुलेशन भी उतना नहीं था। 1950s आया, तब पाश्तून के मुसलमान, वो हज़ारों पाश्तून के मुसलमान गायब हुए। उनको गड्ढा खोदते थे, जिंदा गाड़ देते थे अच्छा। पाश्तून के। जैसे अफगानिस्तान चिड़ा हुआ है ना पाकिस्तान से, इतना ज़्यादा इंडिया को सपोर्ट कर रहा है अफगानिस्तान, उनको हिस्ट्री पता है। 1971 आया, 2 मिलियन बांग्लादेशी मुस्लिम्स को मारा गया, जो मतलब ईस्ट बंगाल, ईस्ट पाकिस्तान ईस्ट था, पाकिस्तान। पाकिस्तान का ही पार्ट था 71 तक। डेफिनेटली। हाँ, 20 लाख मुसलमानों को पाकिस्तान नहीं मारा है। रीजन रीज़न ये होता है कि रिबेलियन या कुछ ऐसा कुछ। रीज़न ये होता है कि वो देश ही इसलिए बना था कि वो हिंदू हेट्रेड थी। राइट। अब हिंदू हेट्रेड थी, इनको देश मिल गया। उनके खून में पर यह है कि हमें किसी को हेट करना है, और उनके खून में ये है कि हमको सुपीरियर रहना है, सिक्योरिटी कॉम्प्लेक्स रखना है। इनके अंदर थी बहुत ज़्यादा। तो जो वेस्ट पाकिस्तान के पंजाबी मुसलमान थे, वो ईस्ट पाकिस्तान के बंगाली मुसलमानों को कुछ नहीं समझते थे। ओके, तो समझ गया। हाँ, इनकी बच्चियां उठा के रेप करते थे, मारते थे, काटते थे। तो 20 लाख जो है डॉक्यूमेंटेड मर्डर्स हुए हैं बांग्लादेशी मुसलमानों के, पाकिस्तानी मुसलमानों के हाथों में। तो वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा जो मुसलमानों को मारा है जिसने, वो पाकिस्तान है, इंडिया नहीं है। डेफिनेटली। हम तो यार प्रेसिडेंट हमने इलेक्ट किया है एक मुस्लिम को। हमारा जो ऑस्कर विनर थे AR रहमान, हम उनको सेलिब्रेट करते हैं। दिलीप कुमार। दिलीप कुमार साहब जो थे वो भी मुसलमान थे, पाकिस्तान से आए थे। जी। नाम उन्होंने बदला था। आज के टाइम पे तो कोई नाम भी नहीं बदलता है। हमारे क्रिकेटर ज़हीर खान, यार क्या प्लेयर था ज़हीर खान। इरफान पठान, ही वाज सच एन अमेजिंग प्लेयर। डेफिनेटली। यस, वी मोहम्मद शमी आज वर्ल्ड कप भी। जिताया है, और हम Yes. सब ने उनको डिफेंड किया। जब लोगों ने उसे गाली दी, हम सब ने डिफेंड किया। अच्छा, मेरे को एक्सप्लेन करने की भी ज़रूरत नहीं है, आप आओ इंडिया। वैसे आपको तो वीज़ा लगेगा नहीं पाकिस्तान के मुसलमानों को, बट आप चलो डॉक्यूमेंट्रीज देखो, आप बाकी पॉडकास्ट भी देखो, आपको पता चल जाएगा कि यहाँ के मुसलमान बहुत खुश है। बट वही आप पाकिस्तान के मुसलमानों का देखो, एक दूसरे को मार रहे, काट रहे। बांग्लादेश में मार दिया, बालूची में मार दिया। अभी सिंध में क्या हो गया है, सिंध से बहती है सिंधु नदी। हम्म। सिंधु नदी से नाम आता है हिंदू। राइट। सिंधु नदी का अंग्रेजी वर्ड जो है वो इंडस, राइट। उससे नाम आता है इंडिया। राइट। वो नदी ने हमारे देश को नाम दिया। जिन्ना ने वो देश चुरा लिया, नेहरू ने वो देश दे दिया पाकिस्तान को। सिंधु जो है पाकिस्तान का पार्ट हो गया। सिंध में जो मुसलमान थे वो सेलिब्रेट किया उन्होंने बहुत ज़्यादा कि हम भारत से अलग हो गए, और हिंदुओं को जलाना काटना चालू किया। वहाँ के जितने व्यापारी थे, जो मतलब आपको सिंधी तो पता ही है, सारे व्यापारी होते हैं, राइट। वो सबको इन्होंने मारा, काटा, और काफ़ी सारे लोग माइग्रेट करके आ गए। बॉम्बे के अंदर में, मुंबई के अंदर में जितने कॉलेजेस है, 80% ऑफ द कॉलेजेस आर ओन्ड बाय दोस्त जो माइग्रेट होके आए हैं पाकिस्तान से। 1947 में कराची टीचर्स एसोसिएशन मुंबई में आके उन्होंने 80% कॉलेजेस खोले हैं।
जय हिंद कॉलेज, अपना विवेकानंद एजुकेशन सोसाइटी, इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, ये सारे बांद्रा के काफ़ी सारे कॉलेजेस, ये सारे कॉलेजेस आर ओन बाय दो सिंधीज। यहाँ पे तो इन्होंने एजुकेशन का हब बना दिया, पाकिस्तान ने वो खो दिया, व्यापार खो दिया, एजुकेशन खो दिया। ये इन्होंने पार्टीशन में सिंध का खोया था। लास्ट 2 साल से सिंधु नदी जो है, जिसके ऊपर बहुत प्राइड लाता है सिंध, उसका पानी पूरा डाइवर्ट कर दिया पाकिस्तान ने, पाकिस्तान के पंजाब में। राइट। और डाइवर्ट इसलिए किया कि वो कॉर्पोरेट फार्मिंग कर सके, उनकी आर्मी को फार्मिंग करना था बिल्कुल। ताकि पैसे कमा ले, हम्म। पैसे कमाए, टर्की में एक्सपोर्ट करे, अजरबैजान में एक्सपोर्ट करे, चाइना में एक्सपोर्ट करे। आज जो वर्ल्ड का वन ऑफ द सबसे फर्टाइल लैंड था सिंध, सूखा पड़ गया है, देयर इज अ ड्राउट देयर। वहाँ रिवोल्ट्स भी तो चालू हो गए। अभी कुछ दिन पहले न्यूज भी देखा था कि मतलब गवर्नमेंट के इधर नारे और प्रोटेस्ट चालू है। ये काहे को सिंधु ब्लॉक देश किया गया है? और दूसरा सिंधु देश, वहाँ पे अभी तेरा देश मेरा देश, सिंधु देश, सिंधु देश, ये चालू हो गया है। ये चालू हो गया है। उनको भी अलग नेशन चाहिए। ये समझ गए कि पाकिस्तान एक बहुत 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 बेकार आइडियोलॉजी पे बनी हुई एक कंट्री है, और उनका काम ये है कि वहाँ के नेचुरल रिसोर्सेज को आर्मी के लिए बस डाइवर्ट कैसे किया जाए। इट्स अ आर्मी रूल्ड कंट्री ना। इट्स आर्मी, बट उनको आर्मी भी आप मत बोलो, वो मर्सिनरीज है, पैसा फेंको सारा। ओसामा को छुपाया किसने था? पाकिस्तानी आर्मी ने। राइट। कौन सी आर्मी ऐसा काम करती है? हमारी आर्मी का प्रेस कॉन्फ्रेंस देखिए, हमारे एयरफोर्स का प्रेस कॉन्फ्रेंस देखिए, देयर इज अ पर्सनालिटी टू इट, देयर इज अ फाइन टच टू इट, Right. एंड देयर इज ऑनेस्टी टू इट। पाकिस्तान में वो ऑनेस्टी नहीं है, पाकिस्तान में वो फाइन टच नहीं है, क्योंकि उनकी आर्मी नहीं है, दे आर मर्सिनरीज। उनका काम है लोगों को गायब करना, हमारी आर्मी का काम है लोगों को बचाना। राइट अमाउंट दो तो सारे काम हो जाने हैं पाकिस्तान में राइट अमाउंट है, सारे काम हो जाने हैं पाकिस्तान में। अभी आप अननोन मैन की स्टोरी सुनते हो कि हाफिज सईद का भाई मर गया, आए दिन एनकाउंटर। आए दिन एनकाउंटर। आई एम 100% श्योर है पाकिस्तानी आर्मी का कोई एक एक्स जनरल या कोई होगा, उसको पैसा फेंक के उससे काम करवाया होगा लोगों ने। या नहीं कुछ तो भी इन्फो तो अंदर ही अंदर सब सब कॉम्प्रोमाइज। दे देते पैसा फेंक के, राइट। बस पैसा फेंक के। और आप कंपेयर करो यार इंडिया को, हमारी कंट्री, दिस कंट्री हैज नेशनलिज्म इन इट्स ब्लड। श्योरली। हमारे जो रूह में जो है, हमारे जो रग में है, वो नेशनलिज्म है। आज के टाइम पे जब पाकिस्तान ने हिंदुस्तान पे अटैक करने की गलती की थी, जब ड्रोन्स आ रहे थे, मैं कॉलेजेस के वीडियोस देख रहा था, ऊपर ड्रोन आ रहा है, कॉलेज में डीजे बज के नाच रहे हैं लोग लाइट ऑन करके, उनको पता है कि वो ड्रोन उड़ने वाला है अभी। उनको इतना भरोसा है हमारी आर्मी में, कॉन्फिडेंस है। इतना कॉन्फिडेंस है, उड़ाओ, ऊपर ड्रोन जो है उड़ गया, वो पीपल सेलिब्रेटेड इट। दैट्स द कॉन्फिडेंस वी हैव ऑन आवर इंडियन आर्मी। और पाकिस्तानी आर्मी पानी डाइवर्ट करके एक पूरे स्टेट को सूखा कर दिया। राइट। वहाँ पे मर रहे हैं लोग अभी सूखे में। वर्ल्ड की सबसे फर्टाइल लैंड थी कराची, वर्ल्ड का सबसे इंपॉर्टेंट पोर्ट हुआ करता था, गेटवे टू द मिडिल ईस्ट एंड यूरोप, पूरा खत्म होकर रखा है अभी। वहाँ पे पोर्टों में बास आ रही होती है, लाशें पड़ी हुई है, काट कूट के फेंक देते हैं पानी में लोगों को उन लोग। वहाँ पे जब ऑयल लीक हो रहा था, साफ सफाई कुछ नहीं है। उसके बाद वो पोर्ट में जो एक टाइम पे गेटवे टू इंडिया बोला जा रहा था जिसको प्रॉपरली, पूरा अभी बॉम्बे में मूव हो गया। और कराची के जो लोग थे, जो लोग वहाँ पे उनको एजुकेशन पावर हब बना रहे थे, वो भी सारे मुंबई मूव हो गए, क्योंकि कराची उनको संभाल नहीं पाया, उनको मारने लगा। सो आज जो बेनिफिट इंडिया को हुआ, वो ये हुआ कि यहाँ के जो व्यापारी है, यहाँ के जो एजुकेशन सेक्टर है, वो एक और फाइनेंस है यहाँ का, एक शार्प राइज दिया बिल्कुल। 71 के बाद, 81 के बाद, 91 के बाद। और आज अगर हम देखते हैं तो हम आपके होटल में बैठे हैं, एंड वी आर डूइंग अ पॉडकास्ट ओवर हियर, नागपुर के बिल्कुल पास में ही आपका ये है, और यहाँ पे हम खुला बैठ के कुछ भी बोल सकते हैं, बातें कर सकते हैं। हमें ये डर नहीं है कि भाई हमें कुछ फिल्टर लगाना पड़ेगा, हमें ये डर नहीं है कि कोई मर्सिनरी आके आपको यहाँ पे गोली मार देगा, बिकॉज हम इन्फ्लुएंसर्स है। अभी एक लड़की है सना नाम की, पाकिस्तान की, 17 साल की थी, उसको घर घुस के मार दिया गोली, क्योंकि वो इन्फ्लुएंसर थी। यस। अच्छा, वो सना क्या बोल रही थी कि हम इंडिया में जाके पराठे खाएंगे, हम पठान सारे, जब इंडिया हार जाएगी वॉर। तो पाकिस्तान के इन्फ्लुएंसर से भी मैं ये कहना चाहता हूँ, तुम्हारे देश की आर्मी तुम्हें ही मारना चाहती है, तो और तुम्हें बाद में रियलाइज होने से अच्छा अभी समझ जाओ कि अपने घर पे ही पराठे बना लो। अपने घर पे ही पराठे बना लो, और बाप होता है। बाप होता है। और एक चीज़ मैं पाकिस्तान की और चीज़ मैं बताना चाहता हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। पाकिस्तान के काफ़ी सारे हिंदू लोग हैं जो मेरे साथ टच में है आज भी। तो इन लोगों से मेरी बात हो रही थी वॉर के टाइम पे, मैं उनसे पूछ रहा था कि अपडेट्स क्या चल रहा है तुम्हारे इधर, अपना कहाँ क्या आ रहा है, कैसे आ रहा है। वो बोल रहे कि सब लोग चिल है, मुसलमान ही वहाँ के चिल है, डर नहीं रहे। मैं बोला भाई डर क्यों नहीं रहे हो, इंडिया अटैक करे तुम्हारी तो बैंड बजा देगी, नंगा कर देगी। उन्होंने बोला हम जानते हैं कि भारत सिविलियंस पे कभी अटैक नहीं करेगा। वो भी कॉन्फिडेंस है। वो कॉन्फिडेंस, दैट्स द ब्यूटी ऑफ आवर कंट्री। हमारे भारत का इतना ब्यूटी कि हमारे दुश्मनों को भी पता है कि हम
वहाँ के सिविलियंस पे अटैक नहीं करेंगे, उनके आर्मी बेसिस पे अटैक करेंगे, टेरर कैंप्स में अटैक करेंगे। उन्हें पता है उनकी कंट्री में टेरर कैंप्स है, उन्हें पता है उनकी आर्मी बेकार है, और वो ट्रस्ट करते हैं भारत में इतना ज़्यादा राइट। कि उन्हें वो आराम से चिल कर रहे थे हमारी कि खुददारी पे भरोसा है उनको। भारत की अगर आप बात करते हैं तो पाकिस्तान के सिविलियंस को पता था कि भारत तो माँ है, और माँ कभी जो है अपने बच्चों पे अटैक नहीं करेगी। उन्हें पता था कि हम लोग आर्मी बेस पे ही अटैक करने वाले हैं, उन्हें पता था कि हम पाकिस्तान के टेरर कैंप्स पे अटैक करने वाले हैं। इसलिए वहाँ के लोग जो है जोक्स बना रहे थे, वहाँ के लोग जो है पानी के जोक्स और बाकी जोक्स बना रहे थे। पूरा कंट्री जोक है। बट ये चीज़ अच्छी है इंडिया की कि हम लोगों ने एक ऐसा इमेज बना के रखा है कि बाकी कंट्रीज जो वॉर में भी है उन्हें भी पता है कि हम जो है गलत लोगों पे ही अटैक करेंगे। तो बेसिकली बॉम्बार्डिंग हो रही है लेकिन लोग चिल्ले कि अपने को कुछ नहीं होना। अपने को कुछ नहीं हो रहा है, हाँ। वेरी जबकि पर पाकिस्तान के लोगों ने सिविलियंस पे अटैक किया, पाकिस्तान की जो आर्मी है उन्होंने सिविलियंस पे अटैक किया था। एंड जब काफ़ी लोग, अभी मैंने देखा सोशल मीडिया में काफ़ी लोगों को कि ये डिफेंड कर रहे थे इमरान खान को, और बहुत सैड हो रहे थे कि इमरान खान जेल में है। उन्हें मैं ये बताना चाहता हूँ, 2019 पुलवामा अटैक के समय पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर इमरान खान था। इमरान खान के कारण हमारे जो जवान हैं उन्हें वीर गति प्राप्त हुई। राइट। तो जो हो रहा है इमरान खान के साथ वो कर्मा है। आप कर्मा के लिए बुरा मत मानो। जेल में अगर उसके साथ क्या हो रहा है, जेल में उसके साथ वो तो आप ही बताएंगे, हम तो हम अभी जो बात कर रहे थे, हमारी जो बातें चल रही थी, जेल में जो हो रहा है उसके साथ, सुना उनके साथ फोर्सिबली फिजिकली कुछ हुआ है। उनके साथ फोर्सिबली फिजिकली हुआ है, HIV पॉजिटिव हो गया है। उसका खुद का आर्मी जनरल जिसके बट पास, इज इट लाइक 100% कंफर्म कि HIV एंड स्टफ की? देखो वहाँ के खुद की मीडिया वाले डाल रहे थे, अब खुद के मीडिया वाले वहाँ के डाल रहे थे कि भाई ये HIV पॉजिटिव है, इसके साथ रेप हुआ था। पर वो कर्मा है, इसने मेरे देश के जवान को वीर गति प्राप्त कराई, यहाँ पे अटैक किया, कोल्ड ब्लडेड अटैक था, वॉर नहीं चल रहा था, कोल्ड ब्लडेड अटैक कराया, तो ही डिजर्व्ड इट। बड़ा स्ट्रेंज नहीं लगता जब एक क्रिकेटर जिसने इतना फेम पाया एक अच्छे गेम में, बहुत लोगों से प्यार पाया, जब वो अपने कंट्री के पॉलिटिक्स में जाता है तो एक्सट्रीमिज्म पे चले सर जाता है? मैं आपको बताता हूँ ये चीज़, पाकिस्तान में पूरा का पूरा पॉपुलेशन हिंदुओं को हेट करता है। 100% ऑफ पाकिस्तान हेट्स हिंदूज। आई हैव हर्ड, मैं ऐड करना चाहूंगा कि दानिश कनेरिया खेलते थे पाकिस्तान टीम के लिए। दानिश ने अपने कन्फेशन में बोला है कि जो बफे टीम के लिए लगती थी उसमें अगर दानिश खाना लेता था तो 2-3 प्लेयर पर्टिकुलर थे जो बहुत ऑफेंड हो जाते थे कि दानिश ने उससे खाना क्यों लिया। पर बाकी लोग डिफेंड नहीं करते थे। उसमें 1-2 लोग थे जो डिफेंड करते थे, जैसे शोएब अख्तर है जिन्होंने उस चीज शोएब को। अख्तर एक आध बार डिफेंड किया था, इसको नो डाउट अबाउट दैट। जिस दानिश कनेरिया का मैंने पूरा स्टेटमेंट देखा था, उसके अलग अलग पॉडकास्ट मैंने देखे। जब पाकिस्तान की क्रिकेट टीम का कैप्टन दानिश कनेरिया को अछूत की तरह ट्रीट कर रहा है, राइट। ही इज ट्रीटिंग हिम लाइक एन अनटचेबल। आई थिंक यू आर टॉकिंग अबाउट सरफराज खान। सरफराज खान, सरफराज खान ने उनके साथ सरफराज खान ने उनके साथ बहुत ज़्यादा किया था। इसके बाद अब्दुल रज़ाक ने किया था ओके। बैक इन द डे। वसीम अकरम ने किया था। अच्छा। वसीम अकरम जो वसीम अकरम जो इंडिया में मतलब इतना प्यार पाए हमेशा से, और मतलब हम प्यार क्यों करते क्रिकेटर्स से, हम क्यों कर रहे हैं प्यार? अभी RCB सेलिब्रेट कर रही थी कर्नाटक में IPL जीतने के बाद। क्या हुआ? 11 लोग मर गए। 11 लोगों की डेथ हो गई। लोग फैंस क्यों हैं लोगों के? आई एम नॉट अंडरस्टैंडिंग। अभी मैं इन्फ्लुएंसिंग कम्युनिटी का बताता हूँ। एक काफ़ी बड़ा पॉडकास्टर है, उसके काफ़ी सारे फैंस थे जो अपसेट हो गए कि उसने 3-4 गलत स्टेटमेंट्स दे दिया। आप ऐसे किसी के भी फैंस क्यों बन रहे हो? वाई आर यू लुकिंग अप टू द रॉन्ग पीपल? क्रिकेटर्स के, पॉडकास्टर्स के, एक्टर्स के, एक्ट्रेसेस के। काफ़ी लोग बोल रहे हैं कि शाहरुख खान शांत है, सलमान खान शांत है, उसने इंडियन आर्मी के लिए एक भी स्टेटमेंट नहीं दिया। आप एक्सपेक्ट भी क्यों कर रहे हो? हु आर दे? नहीं, एक प्रॉब्लम स्पोर्ट्स नहीं हो प्लेयर। जाती ना कि जब वो फिर पैलेस्टाइन के साथ नाइंसाफी हो रही है बोलते हैं तो फिर लोगों को गुस्सा आता है कि आप। एग्जैक्टली, गुस्सा आना जायज़ है, गुस्सा आना बहुत ज़्यादा जायज़ है, और गुस्सा आना भी चाहिए। पर आप उनसे एक्सपेक्ट भी मत करो कि वो आपको, आपके देश को सपोर्ट करेंगे, क्योंकि ये सारे लोग लाइक्स एंड शेयर्स के भूखे हैं। ये सारे लोगों को कुछ नहीं चाहिए लाइफ में, इन्हें बस वैलिडेशन चाहिए। राइट। ये इनसिक्योर लोग हैं, दे आर नॉट परफेक्शनिस्ट, दे आर नॉट दोज पीपल जिनको आपको फॉलो करना चाहिए एज फैंस। बोर हो रहे हो, क्रिकेट देख लो, ठीक है, स्पोर्ट्स उधर तक ही ठीक है। राइट। आपको यार इकोनॉमिकली आपको ग्रो करना है एज अ कंट्री। इकोनॉमिकल लिटरेसी इंडिया में ज़ीरो है। आज का बच्चा जो है, अब मिलेनियल से कोई हायर नहीं कर रहा है। अब मिलेनियल को 2 बार चिल्ला था, थर्ड टाइम छोड़ के चले जाएगा नौकरी। 100%। अच्छा, जॉबलेस रहना प्रेफर करेगा वो, बट कहीं एडजस्ट करना प्रेफर नहीं करेगा।
ऐसा दिमाग होके रखा है। क्यों है ऐसा दिमाग? क्योंकि ये रॉन्ग लोगों को हीरो बनाते हैं। अपने देश के लोग गलत लोगों को हीरो बनाते हैं, उसके कारण ये लोग आज भी, देश की बहुत प्यारी ग्रोथ स्टोरी चल रही है, पर इनका कंट्रीब्यूशन बहुत कम है। Sure. कंट्रीब्यूशन आज भी जो है हमारे जनरेशन्स का है, नए जनरेशन्स का नहीं है, क्योंकि ये ऐसे लोगों को सेलिब्रेट करते हैं। Right. सो इनसे एक्सपेक्ट भी मत करो यार कि, और वसीम अकरम की जो बात की, चप्पल मार के भगाना चाहिए उन लोगों को इंडिया से। उनको ला इसलिए रहे, टीआरपी बढ़ती है। टीआरपी कौन बना रहा है? आप सब लोग। तो मुझे एक बात बताइए कि जब पाकिस्तानी, आप, मैं तो 100% लोग हेट करते हैं हिंदूज को या इंडिया को, तो इनको मतलब जब इकोनॉमिक्स की बात आती है, बिजनेस की बात आती है, आर्ट्स की बात आती है, तो फिर इनको शर्म भी नहीं आती है यहाँ पे गाना गाने में, डांस करने में, परफॉर्म बस करने में? शेमलेस कंट्री है ना। अब मैं था सरन, इटली में था मैं, जी। नेपल्स में। वहाँ पे दिल्ली दरबार करके रेस्टोरेंट था, मैं गया, ओनर पाकिस्तानी। फिर बीच में सेंट ट्रोपे गया हुआ था, एंड फ्रांस में सेंट ट्रोपे में, मतलब, और जब पेरिस से आप निकलते हो, जी। बीच में देयर अनदर रेस्टोरेंट, इंडियन नेम था, कोई याद नहीं आ रहा मुझे। वहाँ मैं गया, ओनर पाकिस्तानी। मैंने गूगल किया, देखा, कोरा वोरा में, रेडिट वेडिट में पढ़ा, पता चला कि जितने भी पाकिस्तानी है वो इंडियन नेम्स रखते हैं अपने रेस्टोरेंट का, ताकि काफ़ी सारे लोग आए, ट्रस्ट करें उन पर और खाना खाए इंटरनेशनली। राइट। तो ये इंडियन प्रेस्टीज के नाम पे कैपिटलाइज कर जाए। इनकी, अब हमको दुश्मन मानते हैं हम्म। और हमारे नाम पे पैसे कमाने की कोशिश कर रही है। तेरे शेमलेस है, डेफिनेटली। ये तेरे तो नंगे इंसान है, वो नंगे भिखारी जो होते हैं वो लोग हैं। वहां पे अपनी पूरी जमीन बेच दी चाइना को, जो बलोच की और एरिया थी। गधे भी ट्रेड कर रहे हैं पूरे चाइना के साथ गधा ट्रेड कर रहे हैं इन लोग, डोंकी अपना उठा उठा के लेके जाते हैं, बाद में प्राउडली बोलते हैं कि भाई हम पाकिस्तानी मुसलमान हैं, हमने बिरयानी दिया वर्ल्ड को। भाई कौन से डेजर्ट में भाई चावल उगता था, ये बता दो यार। पहले तो ये बता दो। कौन सी टेक्नोलॉजी है जिसमें चावल उगा सकती है डेजर्ट में, ये बता दो। राइस बेल्ट हमारा साउथ इंडिया था, वहां से चावल आया है। मसाले हमारे इधर से आए हैं, मसाला का मिश्रण हमने किया है पूरा। आप लोग तो यहाँ पे आए थे भीख मांगने ना, ट्रेड करने आए थे। और आर्किटेक्चर भी हमारा है। आर्किटेक्चर पूरा हमारा यार। अच्छा, आर्किटेक्चर भी बाहर इस तरीके से दिखाया गया है कि ये मुगल आर्किटेक्चर है, जो कि इंडिया से एक्सपोर्ट किया गया है। इंडिया के लेबर्स को ले जाके बाहर इन्होंने किले और पैलेसेस बनाए और कहा कि ये मुगल सर आर्किटेक्चर। दो चीजें हैं, एक बस लेबर नहीं, इवन आर्किटेक्ट्स इंडिया के गए थे। वही मेरा कहना इंडिया है, का इंडियन आर्किटेक्चर। दिमाग जो है ना पूरा इंडिया का लगा हुआ है। पूरे साउथ एशिया में इंडिया का बहुत बड़ा एहसान है। थाईलैंड समझता है ये, थाईलैंड स्वर्णभूमि एयरपोर्ट अगर आप श्योर जाएंगे, श्योर। वो देखा समझता है। है, हाँ पूरा समझता है वो। वियतनाम समझता है, कंबोडिया समझता है, वर्ल्ड का सबसे बड़ा हिंदू जापान मंदिर तक मैं बोलना चाहूंगा। सरस्वती माँ वहाँ पे, जापान में पूजा होती है लक्ष्मी उनकी, माँ की भी। लक्ष्मी माँ की भी पूजा होती है वहाँ पे। अरे इटली में पोम्पई नाम की जगह है, पॉम्पे। हाँ पोम्पई में आर्टिफैक्ट, जब उधर वोल्केनो आया था, वोल्केनिक एरप्शन के कारण पूरा डिस्ट्रॉय हो गया था, आर्टिफैक्ट्स में एक पोम्पई लक्ष्मी निकली। पता चला कि इंडिया वहाँ से 1000 साल से ट्रेड कर रहा है उनके साथ, और उनको वो एसेंशियल्स दे रहा है जो वहाँ पे ग्रो नहीं होती। राइट। सो हमारा एहसान बहुत बड़ा है सब कंट्रीज में यार, बहुत बड़ा है। और जो कंट्रीज को पता है, पीपल हु अंडरस्टैंड द हिस्ट्री आर सर्वाइविंग एंड थ्राइविंग। एंड अप्रिशिएटिंग। हाँ अप्रिशिएटिंग, वो सर्वाइव और थ्राइव कर रहे हैं, वो कंट्री अच्छा ग्रो कर रही है। जो कंट्री अपनी हिस्ट्री से कुछ सीख नहीं पा रही है, वो गिर जा रही है। हम भी जो है, जब कोई अगर रिलेशनशिप में रहता है, गलतियां करता है, ब्रेकअप होता है, बाद में वो रिलेशनशिप से सीखने के बाद सेम गलती दोहराना नहीं चाहता। श्योर। हिस्ट्री वही चीज़ है, पाकिस्तान वो समझ नहीं पा रहा है। और हमने भी बहुत गलतियां की हैं एज इंडियंस। हमने पाकिस्तान को हमेशा फॉरगिव किया। हमने बोला कोई ना यार, बेटा है, कोई ना बेटा है, चलो बुला लेते हैं इनके एक्टर्स को, एक्ट्रेसेस को यहाँ पे रोल लेने के लिए, चलो इनके क्रिकेटर्स को बुला लेते हैं, चलो इनके साथ ट्रेड कर लेते हैं। हमने बहुत ट्राई किया, बहुत फॉरगिव किया, पर अब पाला भी चढ़ गया है अभी पूरा। राइट, डेफिनेटली। अब पाला चढ़ गया है, अब ये बेटा जो है इसको मरना ज़रूरी है, इसका विनाश होना ज़रूरी है। पुत्र प्रेम अभी जो है अभी हट चुका है। अच्छा, इसमें जस्ट फॉर द नॉलेज, मेरे को आइडिया नहीं है कि व्हाई लाइक मिलिट्री रूल्ड कंट्री क्यों बनी पाकिस्तान? व्हाई कुडंट इट बी अ डेमोक्रेसी लाइक इंडिया, जहां मेजॉरिटी मुस्लिम हिस्ट्री नहीं थी पॉपुलेशन? ना सर, हिस्ट्री नहीं थी। हर कंट्री की एक हिस्ट्री रही है, पाकिस्तान की हिस्ट्री तो पूरे भारत की हिस्ट्री थी। राइट। लाहौर द श्री राम के पुत्र लव के नाम पे लाहौर है, बिल्कुल बिल्कुल। पेशावर पेशवाओं के नाम पे है, हम्म। आपका रावलपिंडी बप्पा रावल जो राजा थे उनके नाम पे है। आपकी पूरी हिस्ट्री तो भारत की हिस्ट्री है। आपने तो कंट्री इसलिए बना ली क्योंकि आप हिंदुओं को हेट करते हो, जो आप पहले खुद थे। आप तो डेफिनेटली। खुद हिंदू थे,
हाँ हिंदू होने के बाद आप वहाँ पे फोर्सफुली कन्वर्ट हुए, आपकी माओ का रेप हुआ था, उसके बाद जाके आपने धर्म परिवर्तन आपका हुआ जबरन, और आप वो सब भूल गए, भूल कर एक देश बना लिया। ऐसा देश में डेमोक्रेसी रह ही नहीं सकती। डेमोक्रेसी तो वही देश में रहेगी ना जहाँ पे एक हिस्ट्री है, एक कल्चर है। पाकिस्तान में कोई कल्चर ही नहीं है, बच्चाबाजी कल्चर बोलता है उसमें। बच्चाबाजी का मतलब ये होता है कि 11-12 साल के जो ऑर्फन लड़के होते हैं, इनको किडनैप करके लेके जाते हैं 50 साल के मुसलमान लोग, और बच्चों का रेप करते हैं, उनको नचाते हैं, 18-19 साल तक रखते हैं, 20 साल में काट के फेंक देते हैं। ये सब बहुत सेंसिटिव टॉपिक्स है जो कि मतलब सुनने में ऐसा लगता है कि यार क्या सही होगा गलत होगा, बट दीज आर वेरी ओपनली ये सब बीबीसी ने डॉक्यूमेंट्री बनाई है। डेफिनेटली ये ओपनली अवेलेबल है टू सर्च, मतलब लेकिन रोंगटे खड़े होते हैं आपकी बातें सुन के। जैसे बीबीसी ने डॉक्यूमेंट्री बनाई है, बच्चा लोगों को किडनैप करके लेके जाके उसका रेप कर रहे हैं। मैं सैड रियलिटी ये बताऊं, ये सब होने के बाद भी ये कंट्री एक इसलिए ही है क्योंकि ये सब हिंदुओं को हेट करते हैं। ये हेट इनको यूनाइट करके रखा है। हेट यूनाइट करके रखा है, और हेट कौन स्प्रेड करता है? मर्सिनरी लोग। Right. पाकिस्तान को पाकिस्तानी आर्मी खुद को आर्मी बोलती है, तो दे आर जस्ट मर्सिनरीज, और वो हेट फैला रहा है। दल्ले लोग हैं ये लोग। इन्होंने यूएस की दलाली की, पहले रशिया की दलाली की थी, अभी चाइना की कर रहे हैं। बट अफसोस की बात ये नहीं लग रहा आपको कि मिलिट्री पावर जो इनकी है ये अपने सिटीजन्स के भी नहीं है? क्योंकि अगर आप एक पूरे के पूरे स्टेट का पानी रोक देते हैं और उसके 3 डाइवर्जन्स बना के आपने जैसा बताया कि पानी आगे भेज रहे हैं, सिंध को पूरा सुखा दिया, तो आप एक बच्चे को खुश कर रहे हैं, एक को नाराज करके, तो यानी आप सही, आप बाप ही गलत है मेरे हिसाब से तो। हाँ, बाप ही गलत है, सब बाप है ही नहीं वो ना, नाजायज बाप है वो नाजायज बाप है। असली बाप तो भाई इधर बैठा हुआ है, हाँ, जिसको जो बार बार माफ कर रहा है। बाबा बार बार माफ कर रहा है, जो बार 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 माफ किए जा रहा है। और हमने तो कभी खुद से वॉर चालू की नहीं कभी, हम तो कभी कुछ नहीं किए वॉर चालू। हमने कोई कंट्री के साथ ऐसा नहीं था कि कभी वॉर चालू की हमने, ना हमारे कोई किंग्स ने किया था कभी। हम तो लिबरेट करने में लगे थे हमारी जगह को। श्योर। आप सिंध की हिस्ट्री की बात करते हैं, अपन हिस्ट्री पे आते हैं। सिंध की हिस्ट्री की बात करते थे, 7th सेंचुरी था, तब तक के सिंध में ब्राह्मण डायनेस्टी थी, राजा दहीर सेन वहाँ के राजा थे जी। राजा दहीर सेन बहुत अच्छा राज करते थे, गोल्डन एरा चल रहा था सिंध का। ओके। सिंध जो रोमन एम्पायर था वो टूट चुका था, बाद में फिर वहाँ पे अलग अलग जो एम्पायर्स आ गए थे, उनके साथ ट्रेड करता था, एंड एक डिस्टिंक्ट सनातनी कल्चर वहाँ पे एक्टिव था। और भारत के सारे लोग वहाँ पे पूजा करने आते थे। बलोच में अपना माता मंदिर में, हिंगलाज माता मंदिर है, सबसे बड़ा शक्तिपीठ है वो। जी जी। सबसे बड़ा शक्तिपीठ वही है, वहाँ पे माता का सर है, हम्म। और वहाँ पूजा होती है माता की। सबकी तीर्थ यात्रा चलती थी, राजा दहीर सेन इंश्योर करते थे कि एक पिलग्रिम्स लोगों का सब बराबर सेफ रहे, सब खुश रहे। मोहम्मद बिन कासिम आता है, मोहम्मद बिन कासिम आता है कैलिफेट से इन्वेड करने के लिए सिंध को, देखता है कि इतनी फर्टाइल लैंड है, इनके पास लेक्स है, रिवर्स है, पैसा है। 3 बार हारता है। चौथी बार जो बॉर्डर एरियाज है वहाँ के लोगों को फोर्सफुली कन्वर्ट करता है, थोड़ा और रुकता है, इनको पूरा ब्रेन वॉश करता है। फिर राजा दहीर के जो अपने ही लोग, वो उनको लगता है कि अपने ही लोग हैं, उन्हीं लोगों को यूज करके अटैक करता है। ओके। अटैक करके वो जो लास्ट हिंदू राजा थे सिंध के, वो हारते हैं। उनके हार कर उनका गला काट देते हैं। गला काटने के बाद जो कैलिफेट का रूल होता था, जब कोई काफिर हारेगा वहां से गिफ्ट्स आएगी, वर्जिन लड़कियां। तो राजा दहीर की बेटियां थी, एक बेटी थी, सुपुत्री थी सूर्य देवी नाम की। उनको वो डब्बे में रख के, बहुत मारता है पहले, फिर डब्बे में रख के, डब्बे में अपने पिताजी का उसका गला भी रखा रहता है, और उसको लेके जाता है वापस ईरान से आगे कैलिफेट के पास, ये लेके चले जाता है। अब सूर्य देवी वहाँ पहुँचती है, कैलिफेट के जो राजा है उनको बोलती है, मैं तो गिफ्ट हुई नहीं, मोहम्मद बिन कासिम ने मेरा तो रेप किया है, जबकि किया नहीं था, पर इसे पता चल गया था कि वर्जिन होना कितना इंपॉर्टेंट है। मोहम्मद बिन कासिम को वो राजा पब्लिकली एग्जीक्यूट करता है, मारता है, बिना कोई सवाल जवाब। सूर्य देवी के चेहरे पे स्माइल आ रही होती है, बंदी भी होती है, स्माइल आ रही होती है। वो इस्लामिक राजा उसके पास आके बोलता है, तुम हंस क्यों रही हो? वो बोलते कि मेरा पिताजी का हत्यारा आज नहीं रहा। फेंट हो जाता है वो राजा कैलिफेट का, पैरालिसिस 50% बॉडी उसका जो पैलिटिक हो जाती है उस इंसिडेंट के बाद, क्योंकि उसका सबसे बड़ा योद्धा था मोहम्मद बिन कासिम। और मोहम्मद बिन कासिम जिंदा होता तो 8th सेंचुरी तक ही पूरा इंडिया कॉन्कर कर लेता था।
इतना ज़्यादा पावरफुल था। सो बेसिकली उसका वहाँ पे असैसिनेशन भी इंडिया के लिए बहुत बेनिफिशियल हो गया। सूर्य देवी। सो ये जो महारानी है, ये हमारी रियल एग्जाम्पल है फेमिनिज्म की। लोग जो फेमिनिज्म के एग्जाम्पल्स बाहर ढूंढते हैं, हमारे भारत में बहुत अच्छे एग्जाम्पल्स हैं। सूर्य देवी जिसका रेप होने वाला था, जिसको एज अ वर्जिन अपने पिताजी के सर के साथ एक वुडन बॉक्स में लेके जा रहे थे कैलिफेट। और ऐसा भी नहीं है कि कार वार में किसी चीज़ में, कब तक कुछ था ही नहीं, बिल्कुल। टांगा वांगा होगा उसमें लेके जा रहे होगे। उसका दिमाग चला और आखिरी में उसने, वो राजा को भी पैरालिटिक अटैक आया और उसके योद्धा का भी सामने एग्जीक्यूशन देखा। राइट। सो दैट्स रियल एग्जांपल ऑफ फेमिनिज्म। पर वहाँ से सिंध का डाउनफॉल चालू होता है। तो सिंध में आपका कहना है कि 7th सेंचुरी से इन्वेजन चालू हुए। इन्वेजन चालू हुआ, बट 7 से 11 सेंचुरी तक 400 साल इस्लाम आ चुका था सिंध में। इधर राजस्थान नहीं आ पाया क्योंकि राजपूत लड़े। राजपूतों ने इंश्योर किया, राजपूत के काफ़ी सारे ऐसे राजा थे जिनके नाम आपको भी नहीं पता है, बिल्कुल। कि एनसीईआरटी में नहीं पढ़ा है। 300 से 400 साल राजपूतों ने वहाँ पे लड़ा। राजपूत हारे। हारने के बाद जब ये और अंदर आने लगे, अंदर आने के बाद आपके जो रेमिनेंट्स थे गुप्ता एम्पायर के, थोड़े बहुत जो बनिए थे, उन्होंने लड़ा। वो उन्होंने लड़ा, 100 150 साल इस्लाम को इधर आने नहीं दिया और नीचे हार गए। उसके बाद आए हमारे मराठा। जब और नीचे आ रहे थे, मराठों ने पूरा भारत बचाया, काफ़ी साल बचाया, काफ़ी काफ़ी साल बचाया। ईस्ट साइड में हमारे थे अहोम, उन्होंने काफ़ी हंड्रेड्स ऑफ ईयर्स तक बचाया, हमारे भारत को रखा। तो ये सारे जो किंगडम्स है, सबका कंट्रीब्यूशन है। राइट। और हमें क्या सिखाया गया है? अकबर के बाद कौन आता है, हुमायूं के बाद कौन आता है। अकबर कितना अच्छा रूलर था। अकबर कितना अच्छा रूलर था। जोधा अकबर मूवी 4 घंटे के बनाते भाई, कोई जोधा थी ही नहीं। बाजीराव मस्तानी आप बना देते हो जिसमें एक लव स्टोरी दिखा देते हो। एक बाजीराव पेशवा, पेशवा का जो राज था, उसके कारण उन लोगों ने चुन्नियाँ पहनने चालू कर दी। पाकिस्तान के जो मुसलमान थे, उन लोगों ने बप्पा रावल के कारण और उसके बाद पेशवाओं के कारण लूज कपड़े पहनना चालू कर दिए। मैं आपको एक वीडियो भेजूंगा, 10 फीट का वो कपड़ा बांधते थे, क्योंकि इन्हें पता था कि औरतों पे हिंदू अटैक नहीं करते। तो ये औरतों के फेस में मुसलमान आदमी जो है छुप छुप के रहते थे, क्योंकि हमारा धर्म इतना स्ट्रांग है कि हमारे दुश्मनों को भी पता है हम औरतों पे अटैक नहीं करेंगे। तो ये औरतों के फेस में रहते थे, वेश में रहते थे। ये धर्म है हमारा। मोहम्मद गौरी भी आई थिंक 8th सेंचुरी वगैरह से उनका आना चालू हुआ कि लेट आए थे, 12th सेंचुरी में आए थे। 11 12 सेंचुरी में आए थे। ओके। हारे, काफ़ी बार हारे वो भी। काफ़ी बार हारने के बाद पर हमारा थोड़ा सा वो रहता है, अभी हम लोग क्वेश्चन करते हैं। उसूल। उसूल में थोड़ा क्वेश्चन आता है कि यार मार देना चाहिए था, क्यों नहीं मारा। बट ठीक है, उन्होंने इतने बार हराया तो था। हमारे महाराणा प्रताप थे, बाद में आए पृथ्वीराज चौहान ने हराया था इनको। महाराणा प्रताप थे। अब अफ़गानिस्तान की बात करते हैं काफ़ी लोग, काबुल की, कि इस्लाम वहाँ पे काफ़ी पीसफुल था। और अफ़गानिस्तान जो था ना, एक बड़ी पीसफुल लैंड थी जहाँ पे 40-50% हिंदू और 40-50% बुद्धिस्ट रहते थे। ओके। साथ में बड़े खुश रहते थे। बहुत धर्म के काफ़ी सारे वहाँ पे मंदिर थे। इस्लाम आके उन्होंने ये नहीं देखा कि ये हिंदू है, ये बुद्धिस्ट है। सबको मारा, सबको कन्वर्ट किया, सबको जलाया, मंदिर तोड़ दिए। बौद्ध धर्म के भी जो मंदिर थे उनको भी तोड़ दिया गया। पगोड़ा सा सब उड़ा दिए। तो हमारा जो वो सनातन धर्म है, जिसके अंदर सब आते हैं, हिंदू आते हैं, बुद्धिस्ट आते हैं, सिख आते हैं, जैन आते हैं। बिल्कुल। हम सबको एक चीज़ ध्यान देना पड़ेगा कि यार, अब इंडियन मुस्लिम्स जो है वो काफ़ी अच्छे हैं। इंडियन मुस्लिम समझ चुके हैं हमारे साथ कैसे रहना है। वो हमको स्पेस देते हैं, हम उनको स्पेस देते हैं, हम साथ में भी काफ़ी कुछ सेलिब्रेट करते हैं। मैं जो पाकिस्तानी और बाकी लोगों की बात कर रहा हूँ, ये लोग डिफरेंस नहीं देखते सनातन में कौन क्या है। सो अभी आपस में लड़ने का टाइम ख़त्म हो चुका है। राइट। आपस में लड़ने का टाइम अभी ख़त्म हो चुका है। निखिल जी, मैं आपको एक 2-3 स्टेटमेंट ऑफ पाकिस्तानी पॉलिटिशियन सुनाता हूँ, इस पे मैं आपका वर्डिक्ट चाहूंगा। 2023 में मौलाना चित्राली ने बोला था, हिंदूज आर काफिर्स एंड कैनॉट बी ट्रस्टेड, दे वर्क अगेंस्ट आवर रिलीजन एंड आवर कंट्री। 2022 में राणा सनाउल्लाह ने कहा था कि दीज पीपल, यानी हिंदी रेफ्यूजीज, कम इन द गाइज ऑफ माइग्रेंट्स बट सर्व इंडियन एजेंडाज, वी मस्ट कीप एन आई ऑन देम। तो मेरा सवाल आपसे यही था कि एक पार्लियामेंट में एक मिनिस्टर एक पूरी की पूरी धर्म को, यानी एक रिलीजन को अनट्रस्टवर्दी बोलता है कि ये भरोसे के लायक नहीं है, हमारे देश के अगेंस्ट काम करते हैं। आपका इस पे क्या वर्डिक्ट है कि अगर, पहले तो उनका उनका उनके बारे में आपके मुंह से जानना चाहूंगा, और अगर हमने ये स्टेटमेंट्स देना चालू कर दिया एज अ कम्युनिटी
कि दैट कम्युनिटी कैन नॉट बी ट्रस्टेड या वो कम्युनिटी कैन नॉट बी ट्रस्टेड, तो इसका रिपरकशन आपके एक्सपीरियंस में आपको क्या लगता है कि हमारे यहाँ कैसा है? पहली बात ये है कि पाकिस्तान का पार्लियामेंट नहीं है। पाकिस्तान का पार्लियामेंट एक टीवी शो पहले ज़माने में आते थे, जो ऑफेंसिव से टीवी शोज़ होते थे, राइट। जो आज के टाइम पे कैंसल हो जाएँगे, वैसा टाइप का एक बस एक टीवी शो का एक सेट है। एंड ये सारे जो लोग हैं, जो इलेक्ट होते हैं वहाँ पे, इलेक्शन इज़ अ फार्स देयर। वहाँ पे ऐसा नहीं है कि डेमोक्रेसी है, लोग वोट देने जाएँगे, उसके बाद जाके इनका सिलेक्शन होगा। वोट देने के लिए भी हिंदूज़ आर नॉट अलाउड टू वोट इन पाकिस्तान। अच्छा। हिंदूज़ आर नॉट अलाउड, हिंदूज़ का जो लीडर है पाकिस्तान में, वो सिलेक्ट होता है, इलेक्ट नहीं होता। ओके। हिंदूज़ का लीडर जो भी मतलब चेलागिरी करेगा पार्टी की, उसको वो सिलेक्ट करते हैं, इलेक्ट कभी नहीं करते। तो ऐसी अगर वो कंट्री है, तो वहाँ के पार्लियामेंट में जो पॉलिटिशियंस है, पहली बार उनको सीरियसली लेना नहीं चाहिए। एंड सेकंड, अगर वो हमें काफिर बुला रहे हैं और बोल रहे हैं कि हम ट्रस्टवर्दी नहीं है, आओ कभी यार नागपुर आओ, नागपुर आओ। चाय की बहुत बात करते हो ना आप लोग, हम पिलाते हैं चाय। अपना कौन सा चाय वाला है यहाँ पे? हाँ, डॉली चाय। डॉली चाय वाला जो है, उसकी चाय पिलाते हैं। चाय पिलाते हैं, बिल गेट्स भी आते हैं पीने के बिल लिए। गेट्स भी आते हैं पीने के लिए। और बिल गेट्स वो इंसान है जो पाकिस्तान में कितने बार खरीद लेगा, खरीदेगा, हाफ रेट में बेचेगा और फिर खरीद लेगा फिर डबल खरीद रेट में। लेगा डबल रेट में, बस। दल्लों का कंट्री है, दल्लों का पार्लियामेंट है इनका। कभी वो आर्मी की दलाली कर रहे हैं, कभी वो खुद के जमात के जो इनके चीफ होते हैं, जो मौलाना साहब हैं इनके, हाँ हाँ। उनकी दलाली कर रहे हैं, उनके स्टेटमेंट्स पढ़ रहे हैं। तो कंट्री इज रन बाय रिलीजियस फैनेटिक्स। सो बेसिकली अगर पाकिस्तान में आपको पॉलिटिकली अगर मान लेते हैं कि सक्सेस पाना है, तो एक पर्टिकुलर रिलीजन के अगेंस्ट भी हेट अगर आप फैला रहे हैं तो आप एलिजिबल है पॉलिटिशियन। बस बस 100%। अभी जैसे मियाँ मिट्ठू की बात करते हैं, मियाँ मिट्ठू ने 10,000 हिंदू लड़कियों को कन्वर्ट किया है। पाकिस्तान ने उसको इंटरफेथ पीस रिलीजियस कमेटी का चेयरमैन बना दिया कि ये पीस लाएगा। जिसने कन्वर्ट किया 10,000। 10,000। और कन्वर्ट करने की बात ये नहीं है कि भाई उनको बहला फुसला के किया होगा, उठाता था, रेप करवाता था, इलेक्ट्रिक करंट देता था, करंट देने के बाद बेच देता था ये लड़कियों सब को। अपने पास फैक्ट्स में सब अवेलेबल है। ये पाकिस्तान के खुद के न्यूज़ प्लेटफॉर्म से कवर कर रहे हैं, इंडिया वालों ने भी किया, यूएन ने उस पर सैंक्शन लगाया है। हाँ। ही इज बैन फ्रॉम ट्रैवलिंग टू यूके। ये यूके पार्लियामेंट में इसके बारे में बात हो चुकी है। मियाँ मिट्टू के घोटकी का है ये, सिंध में। इसने ये सारी चीज़ें की, उसको ये दिया है पोजीशन। मियाँ मिट्टू के बेटे को इमरान खान ने टिकट दे दी इलेक्शन लड़ने के लिए, जिस बेटे ने भी रेप किया है। तो ये देश ऐसा है। अब ऐसा देश जो है, उसे देश भी कहाँ कहोगे आप यार। नहीं, ठीक है, फिर इमरान खान की भी सेवा हो ही गई उसकी तो तो देश अच्छा है। आपका कहना है कि एवरीथिंग कम्स अंडर फुल सर्कल, घूम के आ जाता है। देखो यार, आप दाढ़ी उगा लो, कटा लो, या कुछ और भी कटा, कुछ भी कर लो आप, कर्मा तो आपको अटैक करेगा ही करेगा। कर्मा आपको मारेगा ही मारेगा। ऐसे मत बोलिए, हमारे यहाँ एक लार्ज पॉपुलेशन है जो बोलती है कर्मा उर्मा कुछ नहीं होता है। ठीक है, हमारा जो इंडिया का मुस्लिम पॉपुलेशन है, मैं उनकी रिस्पेक्ट ही करूँगा और उनकी मैं तारीफ़ ही करूँगा कि आप जो है इतना अच्छा इंडिया में एसिमिलेट हुए हैं। और आज भी जो है हम सबके मुस्लिम दोस्त होते हैं, डेफिनेटली। कहीं ना कहीं भटक जाते हैं जब वो पैलेस्टीन को सपोर्ट कर देते हैं या कुछ कर देते हैं, पर वो हमारा इंटरनल है यार। पैलेस्टीन और इजराइल के बारे में थोड़ा सा व्यूअर्स को बताइए ना कि आपका ऑनेस्ट व्यू और उसके बारे में ओपिनियन क्या है, तो क्या हुआ बेसिकली शुरू से मैं शॉर्ट में 7 अक्टूबर से आपको मैं बताता हूँ। जिस दिन फर्स्ट अटैक हुआ अब इजराइल पे। हाँ, 7 अक्टूबर 1.5 साल पहले, 2 साल पहले की जो जी बात थी। जी। 7 अक्टूबर के दिन सुबह 5 बजे तक इसराइल में एक टेक्नो पार्टी चल रही थी। यस। पार्टी में यंगस्टर्स अपना नाच रहे हैं, अपना गा रहे हैं। मोर देन 10,000 पीपल। हाँ, 10,000 पीपल, सारे कार्स वहाँ पे पावर्ड इनकी, इसराइल अपनी कंट्री में सेलिब्रेट कर रहा है। एक चीज़ मैं आपको बता दूँ, पैलेस्टीन के जो लोग हैं, वो लोग इसराइल काम करने जाते थे। यस। सारा कोई मेसन है, कोई इलेक्ट्रिशियन है, कोई कुछ और है, वो सारे लोग वहाँ पे काम करने जाते थे इसराइल में। तो इसराइल पैलेस्टीन में कोई दुश्मनी चल नहीं रही थी तब, ये तो हायर करता था वहाँ के लोगों को इसराइल। तो ये पार्टी चल रही है, सुबह 5 बजे तक लोग नशे में हैं, अपने धुत है। 5 बजे आप सुबह तक पार्टी करोगे तो आपके साथ होगा ही वो, आपका दिमाग वैसे ही घुमा हुआ रहेगा। पैराशूट से ये लोग नीचे आते हैं, इधर कार से जीप पे लेके आते हैं पैलेस्टीन के हमास के जो आतंकवादी लोग, मिलिटेंट्स। हाँ। मिलिटेंट्स, टेररिस्ट है साले। टेररिस्ट। हाँ, आतंकवादी लोग हैं। ये आतंकवादी जब घुसते हैं इसराइल में, ये बच्चों पे गोलियां चलाते हैं, बच्चों को काटते हैं, बच्चों को मारते हैं। वो एरिया में बुजुर्ग लोग भी रहते थे बेचारे। यस, मैंने वीडियोस देखी हैं। हाँ, उनके वहाँ पे घर थे, घर में घुस घुस के पूरा घर जला गोली दिया, मारा गया है गोली मारा गया है पॉइंट ब्लैंक में। पॉइंट ब्लैंक से। यस। और लड़कियों को काफ़ी सारी सुंदर जो लग रही है, उनको जिंदा रख के उठा के ले गए। उठा के बांध के लेके गए। जब लेके जा रहे थे, बॉर्डर क्रॉस करके लेके गए,
तो वो बच्चे पे पत्थरे फेंका पैलेस्टीन के बच्चों ने, गाज़ा के बच्चों ने। गाज़ा के बच्चे वो बच्चियों को जाके छू रहे थे कि भाई काफ़िर लड़की है, वो भी काफ़िर है इनके लिए, काफ़िर है। ये काफ़िर लड़की के साथ तो एक ही चीज़ होनी चाहिए, दैट इज़ रेप। ये हुआ। अब इज़राइल चूड़ी पहन के तो नहीं बैठा है, और 1000 के ऊपर लोगों को मारा गया था, और इसकी प्रॉपर वीडियो एविडेंसेस है। मैं तो गया हुआ हूँ वहाँ पे जहाँ पे ये अटैक हुआ था। राइट। इन्होंने हमको एक रूम में लेके जाके वीडियो पूरा 40 मिनट्स की डॉक्यूमेंट्री दिखाई थी। आँखों से आँसू नहीं रुक रहे थे, जो इनके साथ हो रहा था। क्योंकि हमास ने पूरा यहाँ पे कैमरा लगा के वीडियो रिकॉर्ड किया। दे रिकॉर्डेड ऑल द वीडियोस, ताकि वो वर्ल्ड को दिखा सके कि ज्यूज़ के साथ हमने क्या किया है, और हम सेलिब्रेट हो। 53 मुस्लिम कंट्रीज इनको सेलिब्रेट करेंगे, इनको ये लगा। फिर इसराइल ने अटैक करना वापस चालू किया। इसराइल ने बॉर्डर बंद किया। पैलेस्टीन के लोगों की पहले जॉब गई, वो तो इसराइल में ही काम करते थे, जी हाँ। जॉब गई। उसके बाद इधर अटैक होना चालू हुआ पैलेस्टीन में, गाज़ा में। हमास के जो सेंटर्स थे जहाँ पे ये आतंकवादी ट्रेन होते थे, अब हमास के जो बड़े बड़े कमांडर थे वो वहाँ के हॉस्पिटल्स में छुपने लगे। इन्होंने टनल बना लिए अंदर अंदर, 6 लेयर 7 लेयर का, जैसे अपना कोल माइन होता है, अंडरग्राउंड माइंस में होता है, वैसे इन्होंने अंदर बना लिया पूरा। अब हॉस्पिटल पे अटैक कैसे करे इसराइल? इसराइल वहाँ से अनाउंस करता था मैं ये हॉस्पिटल पे अटैक करने वाला हूँ, कि बस ऊपर ऊपर ही आवाज़ आए, और 10 मिनट दे रहा सबको बाहर भागने के लिए। उसके बाद अटैक किया ताकि सिविलियन कैजुअलिटी ना हो और हमास के टेररिस्ट मरे। राइट। पूरा मीडिया, पूरा वर्ल्ड इसराइल के अगेंस्ट खड़ा था कि आप लोग बच्चे मार रहे हो, क्योंकि ये तो रिटेलिएट ही कर रहा था। यस। अटैक तो करेगा ही है यार, आपके इनके 1000 लोग मार दिए, चूड़ी पहन के बैठा नहीं है ये, और इनके साथ पहले भी हो चुका है 1945 में, 39 से 45 के बीच हिटलर ने जो किया था। एंड उसके कारण फिर काफ़ी ज़्यादा कैजुअलिटीज़ हुई। गाज़ा को पूरा स्मोक कर दिया। नॉर्दर्न गाज़ा जो है अभी पूरा एक बंजर ज़मीन बन चुका है। सोशल मीडिया में सब ऑल आइज ऑन रफ़ा ट्रेंड कर रहे हैं, बट रफ़ा दे वर आस्किंग फॉर इट। ये इमरान खान वाला कर्मा जो होता है, अब इसराइल ने तो खुद ही हाथ में पकड़ लिया कि हम ही कर्मा है, राइट। और हम ही जो है इन पे अटैक करके इनको नंगा करके जला देंगे जिंदा। सो बेसिकली पैलेस्टाइन सिटीजन्स और इजरायली लोगों का साथ में काम धंधा सब चालू था। पूरा चालू था। और यानी ये बेसिकली पैलेस्टाइन पीपल इशू नहीं है, ये हमास का इशू है। ये इश्यू पैलेस्टाइन के पीपल का भी इतना है कि उन्होंने सेलिब्रेट किया इसराइल के लोग मरे तो। बट आपने क्या अभी बीच में न्यूज़ सुनी थी कि पैलेस्टाइन के सिटीजन्स रिवोल्ट कर रहे थे कि हमास बाहर जाओ, हमास बाहर जाओ, क्योंकि पैसा कमा नहीं पा रहे हैं ना, और मेन लीडर्स भी मर चुके हैं मेन हमास के। लीडर्स मर चुके हैं, इनको पैसे कमाने हैं इसराइल में जाके। जो अब इसराइल ने दिमाग लगाया, और इसमें आते हैं हम भारतवासी। इसराइल ने बोला कि यार पैलेस्टीन के लोगों को तो हम हायर कर नहीं पा रहे, बॉर्डर बंद है, हम क्या करें। यूपी गवर्नमेंट, बिहार गवर्नमेंट पहुंच गई इसराइल। उन्होंने बोला आप हमारे लोग लेके जाओ। मैं जब इसराइल गया था फ्लाइट में, एयर इंडिया थी, 400 सीट्स थी, 350 वहाँ से इंडिया के मेसन जा रहे थे। एंड जब वो जा रहे थे, मैं इनसे बात कर रहा हूँ काफ़ी लोगों से, फ्लाइट में खड़ा होकर भी जा जाके लोगों से बात कर रहा हूँ। 2.5 लाख रुपए महीना सैलरी मिल रही है, इंडियन करेंसी। इंडियन करेंसी। खाना पीना रहना अलग, रहने की जगह अगर आप देखोगे ऐसे यहाँ पे आईटी वालों के पास नहीं है रहा। डेफिनेटली। यहाँ के जो न्यू फ्रेशर्स है, इंजीनियर्स है, उनके पास जगह नहीं है ऐसी, वैसी फैसिलिटीज़ दे रही है इसराइल। इसराइल एक्सप्लॉइट नहीं कर रही हमारे लोगों को, आई एम श्योर वो वैसे है भी नहीं। एक्सप्लॉइट नहीं कर रही, बट ये है 3 साल के अंदर में डेड सी में, 3 साल के अंदर डेड सी में छठ पूजा बनना चालू हो जाएगी। मैं ये गारंटी दे सकता हूँ कि वहाँ पे पहुंचा, इसराइल लैंड हो गया, हमने देखा नीचे विमल का एक कटा हुआ पैकेट पड़ा हुआ है। साहब बोले ट्रांजिशन चालू हो गया है। दिल खुश हो गया। नहीं अच्छा है, अच्छा है, हमारे लोगों को अच्छा कमाए हमारे लोग। या हमारे लोग भी जो है स्किल लेबर्स जो है, इसमें लेबर आप हटा दो, बट स्किल्ड लोग जो आई थिंक आई हैव अ कॉन्फिडेंस कि जो भी पहले उनका आउटपुट होगा उससे ज्यादा ही होगा। 100% आ रहे हैं, सब खुश है वहाँ के। 100%। लाइक हमारे इंडियंस आर इम्पेकेबल लाइक अच्छा, 4-4 घंटे का रिलीजियस ब्रेक लेते थे पैलेस्टीन के लोग जब वो ट्रैवल करते थे। इंडिया वालों को ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा, ये इंडिया वालों को वेजिटेरियन, इसराइल की ये बात बता देता हूँ। मिडिल ईस्ट में इसराइल इज द वेजिटेरियन कैपिटल। अच्छा। वहाँ का वेजिटेरियन इज द बेस्ट वेजिटेरियन यू कैन हैव इन द वर्ल्ड। मतलब इंडिया लेवल का वहाँ वेजिटेरियन मीट खाना मीट इजराइल में नहीं है। मीट है काफ़ी, बट वो आपको इम्पोज नहीं करते हैं। काफ़ी लोग मुझे बोलते हैं, मुस्लिम से कमेंट्स आते हैं कि इसराइल गाय काटता है तो हिंदूज़ क्यों सपोर्ट कर रहे हैं उसको। भाई मेरे घर की गाय चुरा के तो नहीं काट रहा ना। जो पाकिस्तान के मुसलमान कैटल चुरा चुरा के हिंदुओं की उनकी गाय काटते थे, वो तो नहीं कर रहा है ना इसराइल। राइट। वो तो अपने क्लोज डोर में जो कर रहा है। उनका जो वो एरिया का जो उनका वो है, श्योर कैटल फार्मिंग करके जो कैटल फार्मिंग करके जैसा कर रहा है वो कर रहा है। तो दैट इज़ द डिफरेंस बिटवीन द पैलेस्टीन एंड इसराइल। पैलेस्टीन ने हमेशा हमको हेट किया, हमारी प्लेन जो हाईजैक की थी,
और मार दिया था काफी सारे हिंदुओं को, वो पैलेस्टीन के टेररिस्ट थे। आपके हिसाब से जो नेबरिंग कंट्रीज है, बाकी मुस्लिम कंट्रीज, जॉर्डन एंड इजिप्ट एंड ये लोग, तो इन लोगों ने भी तो पैलेस्टीन सिटीजन्स को अपने कंट्री देखो में स्टार्टिंग में इन लोगों ने पैलेस्टीन पे दया खाई, पैलेस्टीनियंस के ऊपर। हम्म, बाद में इसराइल के पास गए और इसराइल को बोला कि यार आप अटैक बंद करो, तो इसराइल ने बोला मेरे हॉस्टेजेस है, ये अगर वापस हो जाते तो हॉस्टेजेस की मैं एक बात करता हूँ, 4 नेपाली हिंदू भी हॉस्टेज है। देयर आर 4 नेपाली हिंदूज हु आर केप्ट एज हॉस्टेजेस, जो बेचारे एग्रीकल्चरल पढ़ाई करने गए थे इसराइल नेपाल से, कि वहाँ से कुछ पढ़े के, एग्रीकल्चरल कैपिटल है वर्ल्ड का इसराइल, काफ़ी सारी टेक्नोलॉजीज है, वहाँ से पढ़ के नेपाल में जो इम्प्लीमेंट करेंगे एग्रीकल्चर, वो बच्चों को भी अभी हमास ने रखा हुआ है कैद में अपने पास। सो इट्स नॉट जस्ट अ जू इस्लाम इशू, वहाँ पे हिंदू भी कैजुअलिटी है, श्योर 4 हिंदू भी है। तो इसराइल जो है जब अटैक कर रहा था, सब कंट्रीज को बहुत दया आई। बाद में पर ये नेबरिंग कंट्रीज है, इंटरनली इनको समझ में आया कि इसराइल के साथ बिजनेस करना हमारे लिए प्रॉफिटेबल है लॉन्ग और लॉन्ग टर्म। एंड पैलेस्टीन जो है, पैलेस्टीन हैज ऑलवेज बीन एन इशू फॉर देम, क्योंकि वहाँ के जो लोग हैं, अगेन पैलेस्टीन कंट्री कभी नहीं बन सकता क्योंकि पाकिस्तान जैसी मेंटालिटी है, यूनाइटेड हेट्रेड फॉर अ सिंगल कॉम। यस तो सिंगल कॉम के साथ पैलेस्टीन पाकिस्तान में काफ़ी सिमिलैरिटीज़ है, ये सबसे बड़ी कि यूनाइटेड हेट्रेड है बस ये इनके अगेंस्ट, जूस के अगेंस्ट। बट इजिप्ट समझता है कि हाँ हमें कंट्री चलानी है अगर, तो हमें इसराइल चाहिए, ये इसराइल के कारण मिडिल ईस्ट में स्टेबिलिटी आती है, पैसा आता है पैसा आता है, यस इकोनॉमी बढ़ती है, प्रोटेक्शन है। बिल्कुल जॉर्डन भी समझ रहा है, और जॉर्डन को पता है कि पैलेस्टीन के लोग अगर घुस गए कंट्री में, तो वो लोग वही रेप करना चालू करेंगे, बच्चियाँ उठा के लेके जाना चालू करेंगे, ब्रेन वॉश है इतने, इसलिए बॉर्डर बंद है। अब बस सपोर्ट कर रहा है जो पैलेस्टीन को, वो है ईरान। ईरान इसलिए कर रहा है क्योंकि यूएस को वो अपोज करता है, तो यूएस जिसको भी सपोर्ट करेगा उसके अगेंस्ट उसके अगेंस्ट चले जाता है। पैलेस्टीन को सपोर्ट कर रहा है टर्की। अब टर्की तो चलो पाकिस्तान का भी दल्ला है, तो पैलेस्टीन का भी दलाल बनना चाह रहा है। उसके बाद आपका करता है लेबनान, और हouthis जो है वो सपोर्ट करते हैं। एंड एक आध जो छोटे मोटे ऑर्गेनाइजेशंस है वो कर रहा है सपोर्ट, कतर करता है, कतर पूरा बैक कर रहा है। ये कतर का जो पैसा है वो आर्म्स एंड ये सारी डीलिंग का, उसमें अच्छा खासा कमा लेता है वो, व्हेन दे आर सपोर्टिंग पैलेस्टीन, तो इकोनॉमिक इंटरेस्ट लेके लोग सपोर्ट कर रहे हैं। आई थिंक मेरे को इस पूरे सिनारियो में सबसे बड़ा विनर कतार ही दिखता है जब से मैं ये इशू देख रहा हूँ, क्योंकि कतार इज द ओनली कंट्री जिसको कोई मतलब ग्राउंड जाके कुछ कुछ करना नहीं है, बस बट दे आर सो रिच कि आई थिंक उनकी फंडिंग ही बहुत स्ट्रांग है, वो बाहर से ही मजे ले रहे हैं सिर्फ फंडिंग कर। अभी तक इसराइल जो है, अगर कतर पे भी प्रॉपर गुस्सा आ गया तो कतर जो है ख़त्म हो जाएगा। एक चीज़ याद रखिएगा, इजरायली हिस्ट्री, युगांडा में युगांडा के लोगों ने इसराइल के थोड़े ओलंपियंस को मार दिया था, जब ओलंपिक्स वो करने खेलने गए थे तो उनको मार दिया था ओलंपियंस को। इसराइल जब बदला लेने गया, 1/4 आर्मी युगांडा की ख़त्म कर दी, एक्स प्रेसिडेंट्स को मार दिया, प्राइम मिनिस्टर्स को मार दिया, पार्लियामेंट उड़ा दिया 4 दिन के 5 दिन के अंदर, पूरा बदला पूरा ख़त्म कर दिया युगांडा। आज जो है हम लोग तो मजाक उड़ाते हैं कंट्री का, वो आज तो गुजराती बैठे हैं वहाँ पे सारे जो ट्रेड कर रहे हैं, इंडियंस पहुँच गए इंडियन ट्रेड कर रहे हैं बस। तो यू कांट टारगेट इसराइल एंड यू कांट, उसके बाद आप ये मत सोचो कि अब इसराइल चूड़ी पहन के बैठा है। एज पर योर नॉलेज लोग इसराइल पे जैसे सोचते हैं कि छोटी सी कंट्री है, लेट्स अटैक है, लोग ये वो करते हैं। आई इन माय विथ स्ट्रांग फीलिंग, आई हैव अ वेरी स्ट्रांग फीलिंग कि Jews have to be the most powerful people in the world. चाहे हिटलर के रेजिम में उनके साथ अत्याचार भी हुआ हो, बिकॉज जुडाइज्म इज द ओल्डेस्ट रिलीजन। तो आई थिंक कल्चर, एजुकेशन, टेक्नोलॉजी, सिविलाइजेशन, कोई भी एस्पेक्ट पे बात करें तो जुडाइज्म या जूस सबसे पहले, जो बोलते हैं हेड स्टार्ट, अर्ली स्टार्ट, उनका स्टार्ट भी बहुत अर्ली है। जोग्राफिकली वो दिखता है कि बहुत छोटा सा कंट्री, और हम देखते हैं कि जितने बार भी आयरन डोम एक्टिवेट होता है उनका बहुत पैसे खर्च होता है। सो आई थिंक कहीं ना कहीं द होल वर्ल्ड हैज टू रियलाइज कि इजराइल माइट लुक वेरी स्मॉल ऑन द प्लैनेट अर्थ, बट आई थिंक Jews आर टू मच मोर पावरफुल कि आप, यू कैनॉट जस्ट इरेडिकेट इजराइल आउट ऑफ द वर्ल्ड। इजराइल एज इन, व्हेन आई से इजराइल, मेरा मतलब ज्यूज है, क्योंकि आज हम देखते हैं टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट सारे ज्यूज के ही है, मोस्ट ऑफ द टेक्नोलॉजीज, गूगल वगैरह सब वहीं से आया हुआ। आज आप बताते हैं, बिकॉज आप गए हैं, कि वेजिटेशन में भी उन्होंने बहुत टेक्नोलॉजी, 50 साल आगे वर्ल्ड से, 50 साल आगे है वर्ल्ड से, और वो हमारे यहाँ से भी लोग वहाँ पढ़ने जा रहे हैं। यस। तो आई थिंक
हमारे जो इस्लामिक कंट्रीज है 53, दे हैव टू रियलाइज कि नोबडी कैन टच इजराइल बिकॉज वो दिखता बड़ा छोटा है बट इस सबका इसराइल ऐसा है कि एक ऐसी कंट्री जहाँ पे सारे बनी हैं, सब बढ़िया दिमाग है उनका, बस सब जगह पैसे कमाने हैं। और आप समझ में आ रहे टेक्नोलॉजी से अच्छा पैसा आएगा, श्योर। तो बढ़िया दिमाग यूज़ करके ये लोगों ने अपना अच्छा एक देश बना लिया। एंड इट्स अ पार्टी कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड। टेल अवीव आप जाओ, इट्स पार्टिंग ऑल नाइट ऑल डे। बड़ी बड़ी बंदूकें लेके खड़े हैं सारे लोग, रेडी है, वॉर रेडी, बट दे आर पार्टिंग, दे आर हैविंग फन, दे आर हैविंग द टाइम ऑफ देयर लाइव्स। आप इंडिया आओ, इंडिया में अभी अगर अपन चलते हैं अगर पहाड़ों के साइड, आपको काफ़ी जूस मिल जाएंगे। गोवा में चले जाओ, काफ़ी जूस मिल जाएंगे, एंड दे आर पार्टिंग, दे आर हैप्पी। अच्छा, ये आर्मी ट्रेंड है, बिजनेस वाइज इनका दिमाग बहुत शार्प है, टेक्नोलॉजिकली दे आर वेरी एडवांस्ड, दे नो हाउ टू मेक मनी, दे नो हाउ टू सेव मनी, दे नो हाउ टू डिफेंड देमसेल्व्स। श्योर, वो दिख गया हमको। ये सब करने के बाद दे आर पार्टिंग। अगर हमको कुछ सीखना है इन चीज़ से, तो हमको भी वैसे ही एक स्टेप लेना पड़ेगा कि पहले आप अपना बेस बना लो अच्छा। और बेस ऐसा है कि आपको नॉलेज अच्छा चाहिए, आप इकोनॉमिकली स्टेबल हो जाओ, फाइनेंशियली स्टेबल हो जाओ। आप 16-16, 17-17 साल में इंस्टाग्राम में 12-12 घंटे स्क्रॉल करना बंद कर दो। आपके रोल मॉडल्स कौन है, दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप सलमान भाई, शाहरुख खान, आप दीपिका पादुकोण, इनको आप अगर रोल मॉडल्स बनाओगे, तो आप कुछ नहीं कर पाओगे लाइफ में। यू कांट डू एनीथिंग अबाउट इट। आप इवन एंटरप्रेन्योर्स को भी अगर रोल मॉडल बनाओगे, जो लोग अपनी स्ट्रगल स्टोरी शेयर कर रहे हैं, उसमें भी आपको उतना ज़्यादा कुछ बेनिफिट नहीं मिलेगा। रोल मॉडल आप खुद, आपको अपना फ्यूचर देखना है, तो आपको अपना फ्यूचर देख के इमेजिनेशन से क्रिएट करके वो चीज़ को आपको रोल मॉडल बनाना है, मैनिफेस्ट करके उसको आपको उसके पीछे काम यस, करना है। उसके पीछे काम करना है, एंड मल्टी लेयर काम करना है आपको। आपको स्पून फीडिंग की इतनी आदत हो गई है ना कि आप हेलमेट तभी पहनोगे जब आगे पुलिस का डर है। जब चालान का डर रहे। हाँ, अगर नाकोर में कैमरा लग गए तो लोगों ने सीट बेल्ट पहना, नहीं तो पहनते नहीं थे। भाई, तेरी जान के लिए तुमको सीट बेल्ट पहना रहा है इंसान, पैसा खाने के लिए तो नहीं पहना रहा है वो, Right. है ना? वो मतलब तुम पहनोगे तो तुमसे पैसा तो लेगा नहीं कोई। पोल्यूशन कंट्रोल जो पीयूसी है, वो भी वो डर के लोगों ने सर्टिफिकेट बनाई, गाड़ियाँ चेंज की, सब कुछ किया। ये सब छोड़ दो यार। नाउ इट्स टाइम, वेरी वेरी हाई टाइम। इंडिया बहुत अच्छा ग्रो कर रही है। अगर आप चाहते हो कि आप ये ग्रोथ स्टोरी का पार्ट हो, तो आपको इकोनॉमिकली, फाइनेंशियली, आपको फिजिकली ऑल्सो, फिजिकली बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी नागपुर की बात कर रहा हूँ मैं। नागपुर में मैं क्लब में स्विमिंग जाता हूँ, 5 लोग आते हैं बस, 7 से 9 रात के टाइम में। Only सिविल five? लाइन्स में, सेंटर में सिविल लाइन्स में स्विमिंग पूल है, 5 लोग आते हैं वहाँ पे, 2,000 रुपये महीना है उसका फीस बस। अच्छा ओलंपिक साइज स्विमिंग पूल है, साफ स्विमिंग पूल है, क्यों नहीं जा रहे लोग? फिटनेस पे ध्यान नहीं देना है? ट्रैफिक पार्क पे तो उतना ही उड़ा रहे हैं सारे। हर शहर की बात कर रहा हूँ मैं, नागपुर पर टारगेट नहीं कर रहा, एवरी सिटी में। आप जो है अपना पैसा जो है गलत गलत जगहों पे आप उड़ा रहे हो, वेस्ट कर रहे हो। सोशल प्रेशर में आप कॉफ़ी पीने जाते हो अच्छी अच्छी महंगी महंगी जगहों में, श्योर। आप सोशल प्रेशर में ही डूब के मर जाओगे यार एक दिन। और कुछ नहीं कर पाओगे ये देश के लिए, कुछ नहीं कर पाओगे। अभी आप पकड़ो यंगस्टर्स को, पकड़ो जो इंजीनियरिंग खत्म किया, सब कुछ किया है, स्पून फीडिंग। प्लेसमेंट कॉलेज में अगर कंपनी आएगी तभी हम प्लेसमेंट के लिए जाएंगे, हम अपने शहर से बाहर नहीं जाएंगे। हम शहर से बाहर नहीं जाएंगे। अब बिजनेस की बात करते हो, स्टार्टअप इकोसिस्टम बहुत अच्छा है इंडिया का, बस सारे ऑनलाइन स्टार्टअप्स है। 90% ऑफ द स्टार्टअप्स इन इंडिया सर्विस बेस्ड है। प्रोडक्ट बेस्ड बिजनेसेस क्यों नहीं आ रहे देश में? गवर्नमेंट आपको सब कुछ दे रही है, प्रोडक्ट बेस्ड स्टार्टअप्स क्यों नहीं आ रहे, बिजनेसेस क्यों नहीं आ रहे हैं? आपका माइनिंग बैकग्राउंड है, मैं अभी स्टार्ट किया है प्रोडक्ट बेस्ड वाला हम लोगों ने। वी आर वेरी रेयर यार। मेरे पास तो कोई यंगस्टर आता ही नहीं है जो अपनी फैक्ट्री 55 साल के अंकल लोग आते हैं कि बेटा मुझे ये वाली फैक्ट्री डालनी है, कोई यंगस्टर नहीं आता है। कोल माइनिंग सेक्टर में तो कंपनीज की कमी है कम। अच्छा, मेरे वाले सेक्टर में तो ऐसा है कि गवर्नमेंट 100% सब्सिडी दे रही है। आपकी मशीन फ्री है, आपकी ज़मीन फ्री है, आपको 3% पे लोन मिल रहा है, 3% पे लोन मिल रहा है बॉस। ये सारी चीज़ों के बाद भी आपके अंदर क्यूरोसिटी ही नहीं है कि आप गवर्नमेंट की वेबसाइट पे जाके देखो कि सब्सिडीज़ कहाँ कहाँ अवेलेबल है। मैं एयरपोर्ट जाता हूँ, गवर्नमेंट ने डिजी यात्रा निकाला, डिजी यात्रा में आप टिकट अपलोड करो, 2 मिनट के अंदर आप डायरेक्ट पहुँच जाओगे गेट पे। मतलब प्रॉपर वी आई पी आपको सर्विस है पूरा वो। आपको कहीं पे आईडी कार्ड भी निकाल के दिखाना नहीं है, मोबाइल में सब देख लेगा वो। 5% से कम लोग दिखते हैं डिजी यात्रा में, खाली रहती है हमेशा लाइन। मुंबई दिल्ली की बात करो, बाकी जगह लाइन फुल है। क्यों? स्पून फीडिंग नहीं है, सरकार ने डाउनलोड करके नहीं दिया है फ़ोन पे, सरकार ने मैंडेटरी नहीं किया है वो चीज़। अच्छा, कमिंग बैक टू पाकिस्तान थोड़ा सा आगे, हमारे शहीद अफरीदी भाईजान का कहना है कि तुम लोगों की 8 लाख की फौज है कश्मीर में और ये हो गया, इसका मतलब नालायक हो, निकम्मे हो, ना तुम अपने लोगों को सिक्योरिटी नहीं दे सके। और उसके बाद वो कहते हैं इंडिया कैरीज आउट टेररिज्म इटसेल्फ, किल्स इट्स ओन पीपल एंड देन पुट्स द ब्लेम ऑन पाकिस्तान। इस पे आपका क्या कहना है? शहीद अफरीदी अगर मिल गया ना, तो उसका मैं बोलूँगा कि तू हनुमान चालीसा पढ़। नहीं आती?
गोली मार दूंगा। टिट फॉर टैट। टिट फॉर टैट, दैट्स व्हाट हैपेंड इन पहलगाम। पहलगाम में यही हुआ था कि कलमा पढ़ने बोला गया, कलमा पढ़ नहीं पाए, और हिंदू जो औरतें थी उन्हें बोला कि अपने पति को देख अभी मैं मारूंगा और जाके मोदी को बता। पहलगाम में ये हुआ था। इसमें जो लोगों ने ये कैरी आउट किया था वो सारे पाकिस्तान में ट्रेन होके आए थे इंडिया। ये इंडियन आर्मी का स्टैंड तो है, बट ग्लोबली जितने इंटेलिजेंस एजेंसीज है सब ने ये पता करवाया है एंड कंफर्मेशन दी है कि ये सारे जो टेररिस्ट थे दे वर ट्रेन्ड इन पाकिस्तान। इसी कारण हमने पाकिस्तान के वो टेरर कैंप्स में अटैक किया। यही था ना वो। इट वाज इंडिया वर्सेस टेररिज्म, इंडिया नॉट वर्सेस इंडिया वर्सेस टेररिज्म। पाकिस्तान। पाकिस्तान की तो औकात भी नहीं है लड़ने की हमसे, औकात भी नहीं है साले भिखारी लोग। शाहिद अफरीदी कितने बार जीरो पे आउट हुए हैं भाई साहब? सबसे ज़्यादा वर्ल्ड रिकॉर्ड है इनका कि सबसे ज़्यादा बार जीरो पे आउट हुए हैं जो। क्रिकेट में तो एक फेलियर थे, फेलियर इंसान था। वहाँ से इनको तो कभी बोलते हैं मैं 16 साल में क्रिकेट चालू किया, एज भी उन्होंने गलत दिखाई थी। क्राइम तो बचपन से ही इनके खून में था। इनके माँ बाप जो थे कजन्स थे एक दूसरे के। तो जब क्या होता है ना कि आप कोई कज़न से शादी करते हो, साइंस ये कहता है कि जो बच्चा है वो मेंटली थोड़ा इल रहेगा। सेम जेनेटिक्स का सेम जेनेटिक्स का, इसलिए हम लोग हिंदू लोग गोत्र भी हमारा अलग होता है तब शादी करते हैं। और हमें बोला जाता है कि हो सके तो सेम गांव से शादी मत करना। पहले से बहुत चले यही आ रहा है रीजन है, जेनेटिक क्योंकि हम लोग तो काफ़ी इवॉल्व स्पीशीज रहे हैं। श्योर। पर ये पाकिस्तानी जो है इनके अंदर एवोल्यूशन तो आया नहीं। मुझे नहीं लगता कि ये होमो सेपियंस है, पता नहीं कहाँ से इवॉल्व हुए हैं, समझ में नहीं आता है। अब जहाँ से इवॉल्व हुए हैं वो चीज़ वो खाना बंद कर दिया है उन्होंने, तो मुझे लगता है वहाँ से ही वो निकले हैं। तो वही मेंटालिटी इन्होंने रखी है। तो शाहिद अफरीदी के माताजी पिताजी कज़न होने के कारण एक मेंटली सिक मेंटली इल बच्चे को जन्म दिया है, जो वॉर हारने के बाद हमारे देश को ब्लेम करता है। वॉर हारने के बाद बोलता है कि हमने टेररिस्ट को पैदा किया। अबे टेररिस्ट को पैदा करते ना अगर, पूरा पाकिस्तान तुम्हारा जिंदा नहीं रह पाता, तुम जिंदा नहीं रह पाते, काट के फेंक देते कहीं तुमको हम लोग। 150 करोड़ का पॉपुलेशन है भारत का भाई, और तुमसे क्या 20-25 साल आगे हम लोग टेक्नोलॉजिकली, मे बी मोर। मे बी मोर एग्जैक्टली। और हमारे लोग चांद पे हम लोगों ने यार झंडा लगा दिया है, तुम्हारे जवान झंडे पे चांद है, वैसा वाला स्कीम लेके हम बैठे हुए नहीं है। श्योर। तो तुम जो है मुंह बंद रखो, और दूसरा अगर खोल ही रहे हो तो एक दो बार हनुमान चालीसा पढ़ लो यार। अच्छा, हनुमान जी सामने ही नहीं तो वहीं पढ़ लो, अकेले में वहीं पढ़ लो यार, थोड़ा सीख लो तुम। अगर तुम चाहते हो कि हम भी रिटेलिएट करें तो सीख लो हनुमान चालीसा, हम दोनों आ रहे हैं। ऑलराइट गाइस, आज के एपिसोड में इतना ही। बातें तो बहुत कर सकते हैं निखिल से, लेकिन एक एपिसोड उतना लंबा नहीं करते हैं। इट वाज अ वेरी गुड टाइम, बहुत एंटरटेनिंग भी था, बहुत कुछ सीखने भी मिला। एंड कुछ अलग टॉपिक्स है जो इंडिया पाकिस्तान नहीं है निखिल भाई के लिए, बट विल कीप इट फॉर अनदर एपिसोड। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग इन, एंड होप यू हैड अ गुड टाइम, एंड लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर। एंड बिफोर वी लीव, आप सबके लिए निखिल भाई का एक मैसेज है, प्लीज डू लिसन। सो देयर यू गो। मैं आपसे यही कहना चाहूँगा कि पाकिस्तानी हिंदू रेस्क्यू वर्क जो हमने इतना ज़्यादा डिस्कस किया स्टार्टिंग में, बहुत ज़्यादा ये क्रिटिकल सब्जेक्ट है। हम हंसी मजाक में काफ़ी कुछ ले गए थे, बट दिस इज़ अ वेरी सीरियस अफेयर। लड़कियां सेक्सुअली, उनके साथ सेक्सुअल असॉल्ट हो रहा है। लड़कियां 12-12 13-13 साल में किडनैप होके बेची जा रही है। वो वही लड़कियां हैं जो आपके जैसे दिखती है, आपके जैसे पूजा करती है, आपके जैसे खाती है, आपके जैसे बोलती है। और ये हमारा धर्म है, हमारा सबसे इम्पोर्टेंट धर्म है कि उनकी सेवा करना, उनको बचाना। मैं आपसे यही चीज़ अपील करूँगा, मुझे कोई डोनेशन नहीं चाहिए, मेरा कोई एनजीओ नहीं है, ये सब हमारा सेल्फ फंडेड चलता है, नो डाउट अबाउट दैट। बट अगर आप दिल्ली जाते हैं, जोधपुर जाते हैं, जैसलमेर जाते हैं, आप गूगल करिए या मुझे अप्रोच करिए, मैं आपको रेफ्यूजी कैंप का एड्रेस बता दूंगा, वहाँ के लोकल लोगों से कनेक्ट भी कर दूंगा। बिना शर्माए एक बार कैंप जाओ, वो लोगों से थोड़ा बात करो, बात करके उन्हें थोड़ा गाइड करो लाइफ में। उन्हें बताओ वो इनसिक्योर है काफ़ी ज़्यादा, एक नए देश में कोई इलीगल सा कैंप है, वहाँ पे झोपड़ी में रह रहे हैं जो बारिश में बह जाता है। ट्रस्ट इश्यूज है बहुत सारे। हाँ, इनको थोड़ा सा सिक्योर करो, इनको जॉब में हेल्प करो। इनको आप फ्रीबीज देने की ज़रूरत नहीं है, इनको भिखारी नहीं बनाना है। इनके लिए पर आप हायर करना, जॉब में लगाना, ये चीज़ करने का थोड़ा बंदोबस्त करो। मैं आपको कनेक्ट कर दूंगा कैंप से, वहाँ पे जाके काफ़ी टैलेंटेड लोग हैं। देयर आर पीपल इन द कैंप। एक मेरे को अंकल मिले, वो पाकिस्तान में डॉक्टर थे, आज ये रिक्शा चला रहे हैं इंडिया में, खुश है, बहुत खुश है वो।
क्योंकि उनकी बच्ची सेफ है। पर ये अंकल से आप जाके अगर बात करोगे थोड़ा, ये अंकल को थोड़ा आप सिक्योरिटी दोगे, इमोशनल मेंटल सिक्योरिटी दोगे, इनके बच्चे का अगर स्कूल में एडमिशन नहीं हो रहा है, आप हाथ पकड़ के उनके बच्चे को और अंकल को लेके जाओगे, तो उससे बड़ा धर्म कुछ नहीं है। Sure, और सनातन भी हमें यही सिखाता है, sure, सनातन भी हमें यही सिखाता है। sure. सो दिस इज़ द रिक्वेस्ट विच आई हैव फ्रॉम एवरीबडी। आप लोगों से मैं यही विनती करता हूँ कि आप जाइए कैंप में, थोड़ा सा टाइम स्पेंड करिए, आपको बहुत बहुत अच्छा लगेगा। कोई आपसे वहाँ भीख नहीं मांगेगा, ये मेरी गारंटी है। थैंक यू। All right, guys, like, subscribe, and share Sunny Side Up. नमस्कार।